2011 में एक पाकिस्तानी के ऊपर 70,000 रुपये कर्ज था, वो बढ़कर 3,40,000 रुपये हो चुका है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं लिया कर्ज। हुकूमत ने कर्जा लिया आपको सस्ती बिजली देने के लिए, आपको सस्ती गैस देने के लिए। हमारे आपके घर पर जो गैस आ रही है वो 280 रुपये की आ रही है, विच इज़ $1। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको गैस मिल रही है कितने की मिल रही है आपको? मुझे नहीं आइडिया। 10 से $11 हुकूमत मुझे और आपको सब्सिडी दे रही थी। होटल पे खाना खाते हैं, दाल फ्राई और चाय जो होती है, बेसिक सा एक मील होती है। जो दाल है वो भी इंपोर्ट कर रहे हो, जो तेल है उसमें खाने का वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाय में जो पत्ती है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो। खाना खाया इसमें 200 से सवा 200 रुपये तो सिर्फ इंपोर्टेड कंपोनेंट, यानी कि उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो 10-15 साल में हम सिर्फ इंपोर्ट पे जी रहे हैं। पाकिस्तान पे टोटल कर्ज जो है वो तकरीबन है $270 अरब। डोमेस्टिक डेट जो है वो तकरीबन है $135 अरब। तकरीबन $84 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल बन जाता है। आमदन है उसका जो है 55 से 60% के आसपास सूद में चला जाता है। इसमें कर्जे भी शामिल हैं? नहीं, सूद में से हमने कारोबार को ऐसे कर दिया कि यार आप कारोबार करते ही क्यों, आप ज़मीनी पैसे लगा दो, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर लो, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो, कोई प्रोडक्शन नहीं करो। अब हम इस हाल पे आ गए, पूरी इकॉनमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं होती। लास्ट टाइम इंपोर्ट के नंबर अच्छे खासे हमारे कम हुए थे। इंपोर्ट के नंबर कम हुए, ग्रोथ नहीं हुई आपकी, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ थी वो इंपोर्ट से लिंक थी। मैं एक सरमाएगार हूँ ना, मैं भी दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जब बिजली और एनर्जी की इतनी महंगी होगी तो पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? 55 रुपये के आसपास पर यूनिट बनता है, जनरेशन कॉस्ट 10 रुपये। IMF क्या हमें ये कहता है, टारगेट देता है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो? ये कहता है कि भाई अपनी कमाई बढ़ा लो। अगर हुकूमत प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दे तो मेरा नहीं ख्याल कि गरीब के किचन पे फर्क पड़ेगा, मगर गैस पे टैक्स लगाती है, बिजली पे लगाती है, तो वो तो डायरेक्टली हिट करता है। जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी अकल नहीं है? बैठा हुआ डिसीजन लेने वाला, उनको क्या चीज़ अफेक्ट करती है? उनको बिजली का बिल अफेक्ट करता है, या जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई उस पर जो टैक्स है वो अफेक्ट करता है? 2011 से अब तक अगर आप डॉलर को देखें तो वो 3x हो चुका है। आबादी जो है वो 20% बढ़ चुकी है, GDP पर कैपिटा गिर चुका है, एक्सपोर्ट वहीं खड़ी है। रिपोर्ट कार्ड तो वर्स्ट है, 2-3 दहाइयाँ हो गई, लूज करे जा रहे हैं। आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है? मज़े की बात यह है कि इन 2 दहाइयों में हमारे यहाँ जमहूरियत रही है। अम्मार हबीब खान पाकिस्तान के उन चंद इकनॉमिस्ट में से एक हैं जो पाकिस्तान के माशी मसाइल को बहुत करीब से देखते हैं। उनकी ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ इश्यूज़ पर बात नहीं करते बल्कि उनका सलूशन भी बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मगर मैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले अम्मार और उनकी टीम ने पाकिस्तान के कर्ज़ों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। जब मैंने इसे पढ़ा तो हिल कर रह गया। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान इन कर्ज़ों की दलदल से कैसे निकलेगा। आइए अम्मार से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मार भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा अम्मार भाई, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, बहुत खौफनाक रिपोर्ट है, मैं तो हिल के रह गया। तो सर ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये रिपोर्ट को थोड़ा सा समझा दें आसान लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान पर टोटल कर्ज़ जो है वो कितना हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान पर टोटल कर्ज जो है वो तकरीबन है $270 अरब, $271 बिलियन, ठीक है। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कल ही देना है वो, ठीक है। कर्ज़ को समझने की ज़रूरत है। उसमें किसके 2 मुख्तलिफ़ किस्म के कर्ज़े होते हैं। एक होता है पब्लिक डेट, यानी कि जो कि हुकूमत ने लिया हुआ होता है, ठीक है। उसको हम 2 चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं, एक डोमेस्टिक होता है और एक एक्सटर्नल होता है। डोमेस्टिक डेट जो है वो तकरीबन है $135 अरब, यानी कि जो आप पैसे बैंकों में डालते हैं, ठीक है। आपने लेट से पैसे बैंक में डाले, उस पैसे से तकरीबन 70% जो है वो बैंक हुकूमत को दे देता है, हुकूमत उधार ले लेती है। तो एसेंशियली जो आपने पैसे बैंक में डाले हुए हैं, काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि उसका तकरीबन 70% हुकूमत ने बैंक से उधार पे लिया हुआ है और उस पर जो है वो बैंक को वो इंटरेस्ट पे करती है। वो चीज़ डोमेस्टिक डेट हो जाती है, जो लोकल PKR में, पाक रुपी में वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट में ये होता है कि जो कि आप डॉलर में डेट लेते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इदारे होते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, कुछ ममालिक हो गया, बायलैटरल जिसको बोलते हैं, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, मुख्तलिफ लोगों से आपने डॉलर में जो लोन लिए हुए। लोन लेते क्यों हैं हम, ठीक है। एक तो ये है कि हम PKR बेस्ड लोन, यानी कि रुपए में लोन क्यों लेते हैं। रुपए में हम कर्ज़ा इसलिए लेते हैं कि अगर हमारी जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से कम हो, तो यानी कि एक खसारा आ जाता है, उस खसारे को कवर करने के लिए हम रुपए में लोन लेते हैं। तो ओवर द लास्ट 10 ईयर या पिछले कोई 10 से 15 साल से ये हो रहा है कि हमारा कंसिस्टेंटली खसारा चल रहा है, यानी अखराजात हमारे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, जिसकी वजह से खसारा आता है। जो खसारा आता है हमें और बोरो करना पड़ता है, तो ये चीज़ चल रही है।
एक्सटर्नल डॉलर बेस्ड डेट क्यों लेते हैं हम, एक्सटर्नल क्यों लेते हैं? वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो हैं, इंपोर्ट जब आप करते हैं कोई चीज़, वो उसके लिए आपको डॉलर बाहर भेजने होते हैं, क्योंकि आप बाहर से कोई चीज़ ख़रीद रहे हो। जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो उसका डॉलर आपके पास आते हैं। तो हो ये रहा है कि जो हमारी इंपोर्ट है वो हमारी डॉलर और रेमिटेंस से भी डॉलर अंदर आते हैं, उससे ज़्यादा है, कई ज़्यादा है। उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस खसारे को कवर करने के लिए हमने डॉलर बेस्ड डेट यानी डॉलर में कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इस तरह जो है पब्लिक डेट हमारा बनता है। सही है। अच्छा अमर भाई, इसमें एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल कितना है, इसकी कुछ फिगर बताइए ना। एक्सटर्नल जो तकरीबन है गवर्नमेंट का, अल्लाह भला करे, वो 77 बिलियन डॉलर्स है, और उसमें 7 अरब IMF का है। तकरीबन 84 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सटर्नल बन जाता है जो हुकूमत का है, और तकरीबन 135 अरब डॉलर जो है 135 बिलियन डॉलर वो डोमेस्टिक लोकल बन जाता है। अच्छा अमर भाई, अभी आपने बोला कि जो इंटरनल है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बैंकों से लोन लेती है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट लेती है ये क्या करती है लोन्स का? देखें, गवर्नमेंट लोन लेती है, और लोन लेने के बाद जो उसके अखराजात होते हैं वो कवर करते हैं। अखराजात में तनख्वाहें आ गई, पेंशन हो गए, ठीक है, जो मुख्तलिफ अस्पताल चलाने, स्कूल चलाने, मिलिट्री के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं से तो ये पैसा आ रहा है ना, उस चीज़ को कवर करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है। रोड बननी होती है, उसके लिए पैसा होता है, मोटरवे बनने, हाईवे बनने, कैनाल की लाइनिंग होनी है, सारी चीज़ें जो हैं ये उस पैसे से कवर होती हैं, जो भी हुकूमत के अखराजात होते हैं। और ज़ाहिर है बैंकों के पास हमारा पैसा होता है, बैंकों के पास आपका पैसा होता है, तो हुकूमत हमारी मकरूज़ है इसका। हाँ, हुकूमत जो है एसेंशियली पब्लिक की मकरूज़ होती है, इसको पब्लिक डेट इसीलिए बोलते हैं। अब होता ये है कि अब आप ये देखते हैं कि लोग बैंकों में पैसा कम रखते हैं, कैश अपने पास ज़्यादा रखते हैं, करेंसी अपने पास ज़्यादा रखते हैं, बैंकों में ही रखते हैं। उससे क्या होता है, जब वो करेंसी बाहर रहती है तो वो आप हुकूमत को कर्जा भी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हुकूमत की तो डिमांड बढ़े जा रही है कर्जे की, मगर उसके पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इतने पैसे अवेलेबल नहीं है बैंक में कि वो ज़्यादा दे सके, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। आप कोई भी चीज़ देख लो, रमज़ान में देख लो, किसी भी कोई भी एक कमोडिटी होगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हुकूमत की डिमांड अगर पैसे की बढ़ रही है मगर उसकी इतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो इंटरेस्ट रेट आपका इस तरह इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अच्छा हमारे भाई, आपने कहा कि हमारा एक्सटर्नल जो है वो आई थिंक आपने 75 का या 80 का, तो ये एक्सटर्नल तकरीबन 84 है, 84 बिलियन डॉलर है। अच्छा, इसमें बायलैटरल कितना है और नॉन बायलैटरल कितना है, ये इसका अगर मैं ब्रेकअप देखूँ ना फैसल भाई, तकरीबन इसमें जो ब्रेकअप है वो रफली 30% जो है, 30% मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल से मुराद ये है कि जो IMF, आप दोनों बता दें इनकी डेफिनेशन। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा, बायलैटरल से मुराद ये है कि वो लोन जो कि आपने मुख्तलिफ ममालिक से लिए होते हैं, ठीक है, उसमें एक मुआहदा होता है पेरिस क्लब का, उसमें आता है बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो हैं, वो US हो गया, जापान हो गया, ये सब पेरिस क्लब का हिस्सा है, तो पेरिस क्लब का एक लोन होते हैं आपके। इसी तरह एक और आपके लोन होते हैं जो कि डायरेक्ट मुल्क ममालिक से आपने लिए होते हैं, चाइना से हम लोग लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या UAE से ले लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ये बायलैटरल होते हैं। तो मल्टीलेटरल वो होता है जो कि आप मुख्तलिफ इदारों से लेते हैं, और बायलैटरल वो होता है जो आप दूसरे ममालिक से लेते हैं। तकरीबन अगर मैं देखूं तो 30% जो हमारे जो एक्सटर्नल डेट है बाहर का डॉलर बेस्ड है वो मल्टीलेटरल से है, और तकरीबन 20% जो है वो बायलैटरल है। अच्छा। तो इसके जो है ये रफ एक कॉम्पोजिशन इसकी चलती रहती है। इसके अलावा होता ये है कि आप मुख्तलिफ फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, यूरो बॉन्ड के मुख्तलिफ जो सरमायाकारी करते हैं उनसे भी लोन लेते हैं, तो वो यूरो बॉन्ड्स के थ्रू लेते हैं या कमर्शियल बैंकों से लेते हैं, तो वो उसका भी एक कमर्शियल बैंक, हाँ, वो जो है उसका एक ब्रेकअप बन जाता है। अच्छा हमारे भाई, ये बताएं कि हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा इशू है क्या इस वक्त? हमें ज़्यादा तंग एक्सटर्नल डेट कर रहा है या इंटरनल कर रहा है? क्या चीज़ हमें ज़्यादा परेशान कर रही है? तंग जो है इन दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है हमें। अच्छा। तंग जो है वो हमारी आदत कर रही है कि जो हमारी ग्रोथ है, जो इकॉनमी हमारी ग्रो होती है, जो हमारी मईशत ग्रो होती है, वो एसेंशली किस तरह ग्रो हो रही है, उसको ये समझने की ज़रूरत है वो ग्रो हो किस तरह रही है। ठीक है, कोई भी इकॉनमी या मईशत होती है उसके 3 या 4 तरीके होते हैं ग्रो करने के। एक होता है कंजम्पशन, यानी कि आप कितनी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो। दूसरी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, कि आप उस मईशत में, उस मुल्क में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज़ होती है एक्सपोर्ट, ट्रेड, ठीक है, कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से एक मईशत को आप ग्रो कर सकते हो। हम पिछले कोई 10 से 12 साल से जो ग्रोथ कर रहे हैं वो ज़्यादातर कंजम्पशन के थ्रू कर रहे हैं। कंजम्पशन से मुराद ये है कि आपने कोई भी चीज़ ली, कंज्यूम कर ली, खा ली। पेट्रोल आपने लिया, पेट्रोल जला दिया और वो धुआं बन गया, वो उड़ गया। पेट्रोल बना आपने नहीं रहे, खा रहे हैं, बना नहीं रहे, खा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो पिछले 10 साल में तकरीबन ऑन एवरेज जो आपकी GDP है, ये 90 to 92% इसका जो कॉम्पोजिशन है वो एसेंशली कंजम्पशन के थ्रू हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम बस सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं।
ठीक है। नॉर्मली जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो कि डेवलपमेंट स्टेज पे होती हैं, यहाँ पे कंजम्पशन तकरीबन 75 से 80% के आसपास होती है। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, यानी और कि हमारे यहाँ वो कितनी है? हमारे यहाँ है तकरीबन इस साल तो 100% थी, यानी कि 100% ऑफ योर GDP वो सिर्फ कंजम्पशन में चली गई। ठीक है। पिछले 10 साल का एवरेज तकरीबन 90 से 92% के दरमियान है। दूसरे ममालिक में ये तकरीबन 75 से 80% के दरमियान होता है। तो हम जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं इकॉनमी में। अब आप बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, ठीक है, आप 1000 रुपये से क्या कर सकते हो? या तो आप 1000 रुपये से कोई चीज़ लेके खा लोगे, कंज्यूम कर लोगे, या आप 1000 रुपये से कोई एक छोटा सा कारोबार कर सकते हो। ठीक है, 1000 रुपये छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, लेट्स से आप बोल लो, समझोगे 1 करोड़ रुपये आपके पास। ठीक है, और आपके पास 2-3 ऑप्शन है। 1 करोड़ रुपये में आप ऐसा करो कि बाहर से कोई चीज़ मंगवा के उसकी ट्रेडिंग शुरू कर दो। आपने बोला कि यार मैं ऐसा करता हूँ, दालें मंगवा के वो बेचने शुरू कर देता हूँ, या आपने एक ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। ठीक है, या आपने ये बोला है मेरे पास 1 करोड़ रुपये हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इससे ज़मीन ले लेता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ करते हैं रियल एस्टेट में काम, कि जी आपने वो ज़मीन ले ली और वो ज़मीन लेके बैठ गए कि जी बच्चे जो बड़े होंगे उनका हम बेच के वो कर देंगे। अच्छा, वो जो 1 करोड़ रुपये थे आपके, अब वो ज़मीन में फंसे हुए हैं, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि वो आज तो 1 करोड़ रुपये हैं, हो सकता है 10 साल बाद 15 साल बाद पैसे बढ़ जाएंगे, मगर कोई उससे कारोबार या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो, पैसे फंस गए, इकॉनमी में हिस्सा नहीं मिला है, वो हिस्सा नहीं मिला। वही चीज़ अगर 1 करोड़ रुपये आप उससे कोई कारोबार लगा देते, उससे क्या होता है? कारोबार होता है, उससे रोज़गार पैदा होता। ठीक है, छोटे से छोटा कारोबार भी हो, 10-15 बंदा उसमें एम्प्लॉय होता है। ठीक है, वो और उनका अपना खर्चा होता। ठीक है, इसी तरह आप एक्सपोर्ट का भी काम कर सकते थे, आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते, तो एक इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होती है। वो 1 करोड़ रुपये हैं कि आपने या तो रियल एस्टेट में लगा दें, या आप इन्वेस्ट करके उससे कोई प्रोडक्शन का काम कर लें। हमने पिछले 10 से 15 साल में सिर्फ यही करा है कि जो भी पैसा आया है उसको या तो हमने कंज्यूम करा है या उसको रियल एस्टेट में लगाया है। इसके अलावा हमने कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करा है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो गई है। होता है ना, इकोनॉमी की एक एग्रीगेट सप्लाई होती है, एक डिमांड होती है, लोग डिमांड करते हैं, और कोई ना कोई सप्लाई आती है। सो मच सो कि अब जो दालें हैं, आप एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि हम जो एक होटल पे खाना खाते हैं कराची में जाए, किसी भी शहर में जाके अगर हम खाते हैं तो दाल चना, ठीक है, दाल फ्राई और चाय जो होती है रोटी, वो बेसिक सा एक मील होता है, बहुत बेसिक सा मील, इसको आप लग्जरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, दाल फ्राई जो है वो 80% 80% आपकी इम्पोर्टेड है, यानी कि जो दाल है वो भी इंपोर्ट कर रहे हो, वो आप कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हो, कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हो। जो तेल है उसमें खाने का वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो आप इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हो, मलेशिया से इंपोर्ट कर रहे हो। चाय में जो पत्ती है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो आप कीनिया से इंपोर्ट कर रहे हो। दूध है, दूध में जो गाय जो खाती है, गाय का जो फीड है वो भी अच्छी खासी आप वहाँ से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो जो एक 200 रुपये की या 250-300 रुपये की आपने जो दाल फ्राई और चाय का खाना खाया है, इसमें तकरीबन 200 रुपये जो हैं, 200 से 225 रुपये तो सिर्फ इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, यानी कि उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो हमने किया ये है कि पिछले 10-15 साल में हम सिर्फ इम्पोर्ट पे जी रहे हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आप सोचते भी हो कि यार ये चीज़ जो है ये हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। दालें हैं, आप किसी को भी नहीं पता होता कि दाल आप इंपोर्ट करते हो, मगर हम बेतहाशा दालें, तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब डॉलर की दालें इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल है, जो खाने का तेल होता है, ये तकरीबन सारा जो है वो इंपोर्ट होता है। 4.5 अरब डॉलर सिर्फ हम जो हैं वो खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। पेट्रोल जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस हम अभी इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। वो क्यों कम हो रही है? उसकी बेतहाशा वजूहत है, मगर एक उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं और हुकूमत की कुछ पॉलिसी ऐसी है कि जी इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को आपने इस तरह करा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1 करोड़ रुपये आप क्या करेंगे उसका। आप बोलेंगे यार प्लॉट ले लेता हूँ, सीधा सा जाके आप प्लॉट ले लोगे या फाइल ले लोगे। ठीक है, उस पर टैक्स वैक्स ज़्यादा कोई नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कारोबार लगाते हो, फॉर्मली बिजनेस करने का स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे इदारे हैं जिनके साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। बेतहाशा इदारे हैं, कोई लेबर का है, कोई सेसी है, कोई फलाना है, कोई दिमाग है, बहुत सारे लोगों से आपने रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आप लोगों को जबकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आपके लिए तो काम और आसान होना चाहिए कि आप नौकरियां जनरेट कर रहे हो। फिर उसके बाद जाके जो आपका मुनाफा होगा, ठीक है, आपने रिस्क लिया, कारोबार करने में रिस्क होता है, आपका मुनाफा होगा उस पर तकरीबन 30% जो है वो हुकूमत टैक्स लगा देगी। आपको अगर डिविडेंड दोगे उस पर और टैक्स लगा देगी। तो आप ये बोलते हो कि यार ये पैसे मैं इतनी मेहनत करूँ, रिस्क भी लूँ, उसके बावजूद 30 से 35% हुकूमत टैक्स के मुख्तलिफ चीज़ों में ले जाए। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं ज़मीन में पैसा लगा दूँ और कोई टेंशन ही ना लूँ। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप को, हमने कारोबार को डिसइंसेंटिवाइज करा है। हमने कारोबार को ऐसे कर दिया कि यार आप कारोबार करते ही क्यों, व्हाई इवन बॉदर विद इट।
आप नहीं करो कारोबार, आप ज़मीनी पैसे लगा दो, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर लो, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो, कोई प्रोडक्शन नहीं करो, जिसकी वजह से अब हम इस हाल पे आ गए कि हमारी जो सारी कंजम्पशन है, पूरी इकॉनमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं हो रही है। सही। तो जो सारी इसके मध्य बात सारी ये है कि जो मैंने इनिशियल डेट की बात करी थी, तो अब जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए भी हमें अब डेट चाहिए। आप तेल इंपोर्ट करते हो, खाने का तेल भी इंपोर्ट करते खाने हो, का तेल, खाने का तेल इंपोर्ट करते हो, आप गाड़ियों का तेल भी इंपोर्ट करते हो, ठीक है, पेट्रोल जो है उसके लिए इंपोर्ट करते हो। वो बेसिक इकॉनमी को चलाने के लिए भी ना आपको डॉलर चाहिए, मगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करते तो एक्सपोर्ट इतनी नहीं करते, तो वो डॉलर कहीं ना कहीं से तो आने, वो आपको बोरो करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए उसके लिए आपने और बोरो करने की ज़रूरत है। सही। आपको और ग्रोथ सिर्फ उसी वक्त मिलेगी क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है वो बेस्ड है इम्पोर्टेड कंजम्पशन पे। कोई इंपोर्ट करोगे तभी ग्रोथ आएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं 2017 में हमारे साथ ऐसा हुआ, 2021 में हमारे साथ ऐसा हुआ, एकदम से ग्रोथ का एक्सपर्ट आता है, बहुत सारे हम डॉलर जो हैं वो बोरो करते हैं, सडनली जब डॉलर ड्राई आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो ग्रोथ बिल्कुल क्रैश कर जाती है। ये हर 2 साल में हुआ। अब ये जो है वो साइकिल और स्क्वीज़ हो गई, या फिर 6 महीने 3 महीने में हो गया, आपके पास इतने डॉलर नहीं हैं कि आप को खुल के कुछ इंपोर्ट भी आप कर सको। सही। अच्छा अमर भाई, अभी आपने बताया कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी और ज़मीन वगैरह आसानियाँ ढूंढते हैं, तो इसमें आपके ख्याल में हमारा बिजनेसमैन क्या रिस्क नहीं लेना चाहता, या हमारी हुकूमत का भी इसमें हाथ है, या वो चाहता है कि मेरा सरमाया सेव रहे? इसका रीज़न क्या है, हम ऐसा करते क्यों हैं? नहीं, देखें, बिजनेसमैन तो काम ही उसका रिस्क लेना है, वो तो बिल्कुल रिस्क लेना चाहता है, आप उसको रिस्क लेने तो दें, इंसेंटिवाइज करना है सर ना। वो नहीं लेना चाह रहा ना, वो भी तो आसानी चाह रहा है, मैं प्लॉट की फाइल खरीदूं और रख दूं। आपने क्योंकि इतना मुश्किल बना दिया है, मैंने आपको बोला ना, जो एक बिजनेसमैन है, कोई भी है, मैं और आप भी अगर हैं, आप वो चीज़ करोगे जिसमें आफ्टर टैक्स आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर रियल स्टेट में आफ्टर टैक्स मुनाफा आपका ज़्यादा है तो आप वही काम करोगे, आप क्यों किसी इतनी खप में पड़ोगे? तो हुकूमत ने इंसेंटिवाइज ही नहीं करा कि कोई बिजनेस कोई रिस्क ले। वो तो कहती है आप रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप छोड़ो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आपने कभी इंसेंटिवाइज नहीं करा। अब हाल ये हो गया है कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है, कोई भी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन में सबसे कोर कंपोनेंट है वो एनर्जी का होता है। कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। बिजली या एनर्जी अब इतनी महंगी हो गई है कि इसमें अब कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बारे में ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसको फिक्स करना है। जब तक आप बिजली फिक्स नहीं करोगे, जब तक उस वक्त तक आप इंडस्ट्री फिक्स नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ गैस भी इसमें शामिल कर लें, गैस एनर्जी, पूरी एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक आप एनर्जी फिक्स नहीं करोगे उस वक्त तक आप इंडस्ट्री फिक्स नहीं कर सकते, और जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिक्स नहीं करेंगे आप ग्रोथ अपनी फिक्स नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बेतहाशा बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अभी जो इन्वेस्टमेंट होती है या तो वो कैश में होती है, या वो डॉलर में होती है, या वो जो है ज़मीनों में होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, जॉब क्रिएशन में वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। अमर भाई देखिए ना, आप अभी कह रहे हैं कि बिजली और गैस जब तक नीचे नहीं आएंगी तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में बात यह है कि अभी कुछ सालों पहले तक तो हम इन दोनों आइटम्स पर सब्सिडी देते थे, ठीक है, यानी हुकूमत अपनी जेब से देती थी। मगर अब जो है, लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा अब हुकूमत इन पे टैक्सेस लगाकर कमा रही है। तो अगर हुकूमत ये सस्ता कर देगी तो भाई फिर कमाएगी कहाँ से? तो यही है ना, देखें, एक होती है, कोशिश करूँगा उसको आसान अल्फाज समझाने की। मईशत में एक दो किस्म की पॉलिसीज होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंशनरी मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ग्रोथ हो, खुल के सब लोग काम करें। उस वक्त आप क्या करते हो, आप टैक्स कम कर देते हो, ठीक है। आप कहते हो कि यार लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें, जब कारोबार होगा तो नौकरियाँ जनरेट होंगी, जब नौकरियाँ जनरेट होंगी तो लोग और ख़रीदारी करेंगे। इस तरह एक पूरा एक मईशत का पहिया चलेगा। कॉन्ट्रैक्शनरी ये होती है कि यार आप कहते हो कि आप बिज़नेस थोड़ा स्लो डाउन कर दो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, ज़्यादा इससे ज़्यादा ग्रोथ करी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, अफरात ज़र हो जाएगी, महंगाई बहुत हो जाएगी। इसको मैनेज करने के तरीके हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जो हमारी फिस्कल साइड है, हम कहते हैं कि यार ख़र्चा करते रहो, क्योंकि जैसे मैंने बोला अखराजात हमारे आमदन से बेताश हैं। तो आपने क्या करा, एक्सपेंशनरी के बोल दिया कि यार खुल के ख़र्चा करो, ठीक है। और जो ख़र्चा होगा, देखें ना, किसी को तनख्वाह मिली, तनख्वाह लेके वो उससे कोई ख़रीदारी करेगा, कुछ करेगा, तो वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। आपने एक पूरी साइकिल चला दी। मगर ये ख़र्चा आप किस तरह कवर कर रहे हो? आप बिजली पे टैक्स लगा देते हो, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे टैक्स लगा देते हो। तो जो चीज़ जिस पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, बिजली से अगर प्रोडक्शन होनी है, बिजली के बिल में तकरीबन 30% जो कंपोनेंट है वो सिर्फ टैक्सेस का है। यानी कि आप एक तरफ कहते हो कि ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हो कि यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मैं स्लो डाउन कर दूं बिजली पे ज़्यादा टैक्स लगा के, या बिजली पे इतना टैक्स लगा के, मुख्तलिफ चार्जेस वगैरह लगा के। तो उससे होता कि इवेंचुअली हुआ ये 10 साल में कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, कंजम्पशन आपकी बढ़ती गई। अब कंजम्पशन बढ़ी, प्रोडक्शन ख़त्म हुई, अब सडनली आप कह रहे हो कि यार अब तो मैं प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर सकता। या आपने 10 साल से किसी को प्रोड्यूस करने ही नहीं दिया कुछ। अब यही ना, कोई भी अगर सरमायाकार आता है, सरमायाकार सबसे पहला जो एक चीज़ देखता है कि जी एनर्जी की कॉस्ट क्या है,
बिजली की कॉस्ट क्या, गैस की कॉस्ट क्या है। मैं अगर सरमाएगार हूँ ना, मैं भी दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर्टन कैपिटल आपके पास दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। कोई पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? कोई वजह नहीं। जब बिजली और एनर्जी की इतनी महंगी होगी, यहाँ पे आके कोई क्यों कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। अगर कोई बारे में ही नहीं है तो इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। अच्छा अमर भाई, मुझे एक बात बताएं, हमने आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, हमने ऐसा किया क्यों? क्या हमारी जो बातें, एक बेसिक सी बात है जो आपने मुझे समझाई, हमारे व्यूवर को भी समझ आ गई, हमारी हुकूमत ने ऐसा किया क्यों? मतलब क्या ये एक आसान रास्ता था, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर टैक्स कमा लें और इंडस्ट्री की तरफ ना जाएं? आसानी देखी हुकूमत ने या सियासी मफाद देखा? आसानी क्या देखा? इसमें तो सिर्फ आसान नहीं होती ना। सबसे आसान काम होता है कि एक पेपर पे साइन कर देना कि जी कल से कीमत बढ़ा दो। अच्छा। पिछले 5-8 साल में यही है। पिछले 5 साल में या 7 साल में तकरीबन बिजली की कीमत डबल हुई है, 100% से बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने जो इनएफिशिएंसी थी उस पर कोई नहीं करा काम, मगर आपने करा यार कीमत बढ़ा दो, बेहतर हो जाएगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं ना, पावर प्लांट से बिजली बन के निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, आपके घर तक आता है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपके घर तक मेरे ख्याल से कि 75 पहुँचते हैं या 80 पहुँचते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इस तरह चलता है। साउथ में हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पास ट्रांसमिशन इतनी नहीं है कि हम उसको सप्लाई कर सकें। उसमें आपने इन्वेस्ट ही नहीं करा, तो क्योंकि आपने इजी वे ले लिया, आपने बोला यार बिजली की कीमत बढ़ा दो। कभी किसी ने बोला नहीं कि भाई बिजली की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो, और 15 तरीके हैं इस चीज़ को मैनेज करने के। मगर आसान तरीका तो सबसे यही है कि यार बिजली की कीमत बढ़ा दो, काम हल हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि जी IMF कहता है। IMF तो भाई ये कहता है कि मसाइल जो हैं अपने खुद हल करो। IMF तो अगर नहीं हल कर सकते बिजली की कीमत बढ़ाओ, मगर क्योंकि आपने और किसी चीज़ पे काम ही नहीं करा, आपने सिर्फ जनरेशन कैपेसिटी लगाई, पावर प्लांट लगा दिए, ट्रांसमिशन पे काम नहीं करा, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करा, तो बुरा हाल है। और यही देख लें जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बेतहाशा लॉसेज में, क्योंकि आपने इम्प्रूव ही नहीं करा कभी। एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, IMF क्या हमें ये कहता है, टारगेट देता है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, या वो ये कहता है कि आप सिर्फ अपनी कमाई बढ़ा लें, इनकम बढ़ा लें? क्या कहता है कि भाई अपनी कमाई बढ़ा लो, ये ताकि आमदन ज़्यादा हो, अखराजात कम हो, और आपके जो खसारा है वो कम हो जाए। वो आपके ऊपर खसारा किस तरह मैनेज करना है। तो ये बिजली और गैस ये जो कहते हैं तो उसी में कवर हो जाते हैं ना। आपने इतनी सब्सिडी दी हुई होती है, इतनी इनएफिशिएंसी होती है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा तो इसको एडजस्ट करो। देखिए IMF अगर हुकूमत का मैंडेट जो होता है वो हुकूमत लोग देते हैं ना, मैंडेट उसको लोग देते नहीं देते वो एक अलहदा बात है। मगर जो भी हुकूमत चला रहा है वो कम से कम जिम्मेदार तो है ना, जो मुल्क में लोग रहते हैं। ये तो रिगार्डलेस है ना, चाहे मैंडेट हो ना, वो उस चीज़ का जिम्मेदार है। क्या वो जिम्मेदारी अपनी सही तरह पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट इज अ क्वेश्चन। IMF की जिम्मेदारी नहीं है इस मुल्क को चलाना। वो तो कहता है कि भाई तुम लोग के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं, लो थोड़े से पैसे हमसे ले लो ताकि ये चीज़ मैनेज हो जाए। हुकूमत को चलाना, मुल्क को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, IMF की नहीं है। अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है बिजली की कीमत? बहुत सारे अगेन और तरीके हैं जिसके थ्रू आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हो। आज आप उसको मैनेज करना स्टार्ट करोगे 2 साल 3 साल में रिजल्ट आएगा। मगर आप ये कहते हैं कि आज मैं स्टार्ट करूँगा, हो सकता है 2 साल बाद हो ही नहीं, मैं 3 साल बाद में हो ही नहीं, उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, तो वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती है। तो पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है ना, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो सबसे आसान डिसीजन होता है, आप बोलते हैं कि बिजली कीमत बढ़ा दो, चलो भाई बिजली कीमत बढ़ गई, कहानी ख़त्म, पैसा ख़त्म, आगे बढ़े। ये बेसिकली हो रहा है। सही। अच्छा अमर भाई, जो आपने अभी ये जो ह्यूज नंबर ऑफ़ डेट बताया पाकिस्तान का, इसको अगर हम GDP के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान अपना कितना जो है वो GDP का कर्ज़ों में और ये इंटरेस्ट की सर्विसेज में पे करता है? देखिए इसमें जो है ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें ये होता है कि इंटरेस्ट सर्विसिंग, ठीक है, यानी कि आपका जो सूद आपको देना है वो कितना देना है। तकरीबन वो जो है ना कोई 57 to 60% के आसपास जो है GDP, वो फिर नहीं, GDP का नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो भी हमारी कमाई का आमदन है उसका जो है वो तकरीबन 55 to 60% के आसपास वो सूद में चला जाता है। यानी कि आप जो भी टैक्स, सूद में या कर्जों में, इसमें कर्जे भी शामिल हैं? नहीं, सूद में सर, यानी कि हमारे कर्ज कम नहीं होते, कर्ज कम नहीं हो रहे, कर्ज जो है ना, कर्ज बेसिकली बढ़ते रहते हैं। प्रॉब्लम कर्ज बढ़ना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम कर्ज बढ़ना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका GDP प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो आप एक साल में प्रोड्यूस करते हो, कंज्यूम करते हो, वो तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। अगर वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए तो कर्ज तो अपने आप मैनेज हो जाता है। सही। तो उसमें हो ये रहा है कि तकरीबन जब 55 से 60% आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूद में ही चला जाएगा, तो बचेगा कितना वापस? ठीक है, आप वो कर दें, उसके अलावा आप डिफेंस एक्सपेंडिचर निकाल दें, पेंशन निकाल दें, तो कुछ भी नहीं बचा। जो फिर एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके लिए आपको बोरो करना पड़ता है। सही। सो मच हो गया, आपको बोरो करना पड़ेगा आगे सूद देने के लिए भी। सही। इसमें हमने सूबों का भी नहीं निकाला अभी तक। सूबों को भी अभी नहीं निकाला है, ठीक है, सूबों को निकाल देंगे। अगर सिर्फ सूबों का जो एलोकेशन है वो निकाल दें और हम ये देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ
फेडरल रेवेन्यू, फेडरल रेवेन्यू तो तकरीबन वो तो 85-90% के आसपास आता है। तो इतनी फेडरल के पास गुंजाइश ही नहीं बचती है कि वो और कोई काम कर सके। कैसे करेगा, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं कर पा रहे ना, अब वो इसी स्टेज पे आ गए, इसीलिए आप देखेंगे ग्रोथ हमारी स्लो डाउन हो गई। 2-3 साल से हम पिछले 1.5-2% से ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फिजिकल स्पेस ही नहीं है, इतने पैसे अवेलेबल नहीं है कि आप किसी तरह ग्रो कर सको, और क्योंकि हुकूमत कर्जा लेती रहती है। उससे होता ये है कि जो आपके क्या कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक्सेस नहीं होता लोन्स का, बैंक फाइनेंसिंग का एक्सेस नहीं है, तो वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आपने बेसिकली जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉक जैम, बिल्कुल एक स्टक हो गए आप, ट्रैफिक जैम में स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से निकलें। सही, ये हाल हो गया बेसिकली। तो अमर भाई, आप ही की रिपोर्ट में मैं देख रहा था एक पोर्शन है, इसमें कहा गया है कि जीडीपी का हमारा 10.4% जो है वो डेट के इंटरेस्ट सर्विसिंग में चला जाता है। ऐसा ही है, 10.4 जीडीपी का, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार हम कैसे हम सर्वाइव कर सकते नहीं, हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव तो कर रहे हैं, सर्वाइव हम करते रहेंगे मगर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि हम नहीं कर रहे। ग्रो करने के लिए हमें अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और कंजम्पशन में भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई लग्जरी आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। जो पैसा हमने अभी लास्ट टाइम इंपोर्ट के नंबर अच्छे खासे हमारे कम हुए थे, तो फिर भी गुजारा नहीं हुआ। मैंने सुना है कि इक्वल यही हुआ ना, देखें जो आप इंपोर्ट के नंबर कम हुए, ग्रोथ नहीं हुई आपकी। हाँ, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ थी वो इंपोर्ट से लिंक थी। जब इंपोर्ट के नंबर कम हो गया, अभी ग्रोथ नहीं हुई। अब कोई हुकूमत आएगी तो ग्रोथ करनी होगी, तो वो एक डेफिसिट क्रिएट करेगी, एकदम से ग्रोथ आएगी, फिर वो एक स्लो डाउन आ जाएगा। तो ये हम यानी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई, सब जुड़ी हुई, आप एक साइकिल में फंस गए हो। और इससे निकलने का तरीका एक ये कि आप कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करो, कारोबार ज़्यादा लगाओ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाओ, चाहे वो मशीनें हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, जब वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो नौकरियां जनरेट होंगी, और जब नौकरियां जनरेट होगी तो एक पहिया चलेगा एक मईशत का। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। आपने सुना होगा ब्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, क्वालिटी की नौकरियाँ आपको नहीं मिलती, बिकॉज इकोनॉमी ने ग्रो ही नहीं करा है। अब काबिल लोग भी नहीं बचे, काबिल लोग ही नहीं बचे ना, तो आप एक उसमें फंस गए हो कि जो लोग हैं वो भी, अब जो जा सकता है वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो एक ब्रेन ड्रेन होता है, वो तो हमेशा से होता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि फिर आप यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट किसी चीज़ की नहीं कर पाते। तो अमर भाई, इस सियासी सूरत हाल में हम बिजनेसमैन को कैसे कायल करेंगे कि वो अपना पैसा लगाए या इन्वेस्ट करे, या कोई गैर मुल्की आके इन्वेस्ट करे? गैर मुल्की भी क्यों आगे इन्वेस्ट करेगा? मैं ये तो कह रहा हूँ, वो यही है ना, आपने स्ट्रक्चर सीधा करना होगा, आपने इंसेंटिवाइज करना होगा इन्वेस्टमेंट को, आपने वो चीज़ क्रिएट करनी होगी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करे, चाहे लोकली क्यों ना। बहुत पैसा है लोगों के पास, मगर वो पैसा सिस्टम से बाहर पड़ा हुआ है। आप वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और तभी कोई आएगा, वरना कोई अपना पैसा लेके क्यों आएगा? वही वाली बात है, 55 रुपये पर यूनिट बिजली पे तो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा हमारे भाई, वैसे ये हैरत की बात नहीं है कि 2011 से 2023 तक हमारा जो डेट पर कैपिटा यूएसडी बढ़ गया है, ठीक है, और जीटीपी पर कैपिटा कम हो गया। बेसिकली उसमें हुआ ये है ना, जैसे उन्होंने ग्रो हमने ज़्यादा करा नहीं, पॉपुलेशन हमारी ग्रो करती रही। पॉपुलेशन के जो लेटेस्ट नंबर सेंसस के हैं, तकरीबन 2.5% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करी है हर साल। यार ये भी वैसे मेरा ख्याल है दुनिया में शायद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। खित्ते में सबसे ज़्यादा है, जो दुनिया में भी ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है। और वो ममालिक जिनकी पॉपुलेशन 200 मिलियन से ज़्यादा है, उनमें तो सबसे ज़्यादा है ये। तो 2.5% पे जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी इकॉनमी कम से कम 3.5-4% पे ग्रो करेगी, तब जाके थोड़ी इनकम आपकी ग्रो होगी। इनकम इसीलिए तो ग्रो नहीं हो रही। आप देखें ना, मैं तो 2 मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ, पिछले 5 से 6 साल में 2019 से अब तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, बिजली की कंजम्पशन, वो फ्लैट रही है। बिजली कंजम्पशन ऐसी है ना, जब आपकी इनकम, आप बिजली इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो। आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी आप दुकान भी खोलते हो, उसके लिए बिजली चाहिए होती है। यानी फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही, कोई भी छोटा सा काम भी करते हो, उसके लिए आप एडिशनल बिजली इस्तेमाल करते हो। वो चीज़ पर कैपिटा बेसिस से फ्लैट रही है, यानी कि आपने ग्रो करा ही नहीं है। जब बिजली की ग्रोथ नहीं हुई तो आपकी ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ नहीं हुई। इसी दौरान आपकी जो इनकम है, इनकम की बात नहीं कर रहा, जो आपकी प्राइस लेवल है, जो कीमतें चीज़ों की, वो 100% बढ़ गई हैं, डबल हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जो परचेसिंग पावर है लोगों की, वो तो कम हुई है। अगर कोई पहले का जो 5 साल पहले जो 1000 रुपये का नोट था, वो आज 500 रुपये के बराबर है, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर कम हुई है। तो ये चीज़ जो है, अगर ये चीज़ इस तरह चलती रही तो परचेसिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती रहेगी। सही। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने जो नोट छापे हैं उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है? उससे बेतहाशा फ़र्क पड़ा। हुकूमत तो बेसिकली देखें चली नोट छाप के रही है,
करेंसी इन सर्कुलेशन एक मेट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं कि पूरे जो मुआशरे में एक मईशत में कितना कैश घूम रहा है, वो तकरीबन 8.5 से 9 ट्रिलियन के बराबर है अभी, ठीक है, विच इज़ पूरे पाकिस्तान में हाथों में हमारे। अच्छा, इसमें जो बैंक में पड़ा है वो भी शामिल है या नहीं? उसमें वो भी शामिल है, ब्रॉड उसमें डिपॉजिट भी शामिल होता है। ये हमारा नहीं, करेंसी इन सर्कुलेशन में वो शामिल नहीं होता, ब्रॉड मनी में होता है, वो तकरीबन 30 ट्रिलियन के आसपास है। करेंसी सर्कुलेशन इज एसेंशियली करेंसी, कैश इन हैंड जो है ना वो घूम रहा है। किसी ने अपने मैट्रेस के नीचे रखा हुआ है, किसी ने तिजोरी में रखा हुआ है, किसी ने लॉकर में रखा हुआ है, वो कैश जो है वो इकॉनमी में घूम रहा है। अब जब कैश किसी इकॉनमी में घूम रहा होता है ना, बहुत सीधी सी मिसाल है कि वो कोई जगह ढूंढता है पार्क होने की, ठीक है। आपने लेट्स से आप सारा काम लीगल करते हो, वाइट करते हो, आपके पास एक प्लॉट था, आपने वो बेच दिया, ठीक है। लेट्स से वो आपका प्लॉट था 1 करोड़ रुपये का आपका प्लॉट था, ठीक है, आपने वो 2 करोड़ का बेच दिया, जो भी आप बेचा, ठीक है। अब उसमें जब डील ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें पार्टी कहती है यार आपको कैश पेमेंट चाहिए, चेक्स पेमेंट चाहिए, आप बोलते हैं कि यार वो कहता है मैं तो कैश ही दे सकता हूँ, सो टैक्स अवॉइड करना है। वो कहता है कि यार आपको 1 करोड़ रुपये आपके पास, आधा मैं चेक पे दे दूँगा, आधा कैश पे दे दूँगा। ऐसे बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये होता रहता है, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपये आपका कैश आ गया, आप क्या करोगे उसका, क्या कर सकते हो? बैंक तो नहीं लेके जाऊंगा, बैंक तो नहीं आप लेके जाओगे, बैंक लेके जाओगे, बैंक बोलेगा भाई क्यों लेकर आए हो, कहाँ से लेके आए हो, क्या करोगे आप? ट्रेल दो, जो कुछ भी करना, जबकि आपने सारा लीगल काम किया, आपने कोई गलत नहीं करा है, कोई आपने ऐसी हरकत नहीं करी है जो कि अलाउड नहीं है, जो कि इलीगल हो, ठीक है। वहाँ तो ऐसा आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। 1 करोड़ रुपये कैश का आप क्या करोगे? आपके पास 3-4 ही ऑप्शन है, या तो मुझसे सोना ले लोगे, बोले यार गोल्ड जो बिस्किट है बाहर है मैं उसमें लेके रख लेता हूँ, या बहुत से डॉलर ले लोगे। अच्छा हमारे भी, जैसे अभी आपने भी बताया कि हमारे वैसे बहुत से लोग हैं जो बैंकिंग सर्कल में नहीं आना चाहते, वो उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है मगर वो चाहते हैं कि इस सिस्टम में नहीं आए, इससे हुकूमत की नज़रों में आएंगे, और या शायद उनके पास ब्लैक मनी को वाइट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस सूरत हाल में अगर डिमोनेटाइजेशन कर दी जाए तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये लोग पैसा लेके फिर कहाँ जाएंगे? जो कर सकता है उसको तो करें ना। अभी बाहर सिस्टम में रह के क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को ही ड्राइव कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अगर वो किसी इंडस्ट्री की तरफ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ, किसी कारोबार में अगर वो चीज़ लीगली लग सकती है तो वाई नॉट। मतलब उस चीज़ को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को इतना बड़ा बनाने का किसको फ़ायदा हो रहा है? किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो घुमाया जा रहा है पैसा, घुमा के पैसा वो बाहर भेजा जा रहा है डॉलर के थ्रू। आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये इन्हांस नहीं करने दे रहे। अगर वो पैसा इंसेंटिवाइज करें कि यार ये चीज़ आप इंडस्ट्री में लगा दो, ये चीज़ आप किसी ऐसी चीज़ में लगाओ जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, तो वो क्यों नहीं लगेगा? हम ये कहते हैं कि जी हम प्रिटेंड करते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं तो वो हो सकता है करप्शन का पैसा हो, जिसका ही पैसा अब तो है ना। और कितना करप्शन का पैसा होगा? मैं तो कहता हूँ चलें है करप्शन का पैसा मान लिया, मगर कितना होगा? 9.5 ट्रिलियन तो नहीं हो सकता ना। मेरे पास, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका नहीं है, ठीक है, एक हद तक होगा, मगर सारा तो नहीं हो सकता ना। 5% होगा, बहुत खींच के 10% होगा, तब भी 90% जो है वो तो करप्शन का नहीं है ना। तो हम पूरी इकोनॉमी को क्यों एक ड्रैग कर रहे हैं कि जी करप्शन का पैसा होगा, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। करेंसी जो है, कैश इन सर्कुलेशन, कैश जो होता है ना वो एक इकोनॉमी पे ड्रैग होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है, ठीक है। आपने लेट्स से किसी को पेमेंट करनी है, आप कोई चीज़ लेने गए, आपको पेमेंट करनी है 2.5 लाख रुपए की, आपने फर्नीचर लिया, ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब आप जो है 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप कार्ड से पेमेंट कर दें, या आप बैंक ट्रांसफ़र कर दें, या आप कैश उसको दे दें। बहुत सारे लोग ना कार्ड पे पेमेंट लेंगे ना बैंक ट्रांसफ़र लेंगे, कहें कैश। क्यों? क्योंकि चाहते हैं वो टैक्स को अवॉइड करें, वो चाहते हैं वो टैक्स को अवॉइड करें, क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर आपने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ, कोई चाहता ही नहीं देना। भाई आपकी टैक्स रेट ज़्यादा इतने हैं कि कहते हैं लोग कि यार मैं इस पर क्यों दूँ। मैं एक छोटी सी मिसाल अभी आपको दूँ बदमाशी की। पंजाब में जो है इन्होंने अभी ये करा था कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करें, ठीक है, तो टैक्स रेट कम होगा। कुछ रेस्टोरेंट्स ने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने क्या करना शुरू करा कि 2 मेन्यू बना दिए। क्रेडिट कार्ड के लिए अलग मेन्यू की प्राइजेज़ हैं और नॉर्मल उसकी अलग प्राइस है। जो डिफरेंस होता था वो पॉकेट करते थे। ये तो काम है उनको पकड़ने का, इन्फोर्स करने का, जो ऐसे करें उनको सीवियर पेनल्टी दें आप। वो तो देखें एज अ बिजनेस, एज एन इंडिविजुअल, एवरीवन विल वांट, सब चाहेंगे कि यार हम कम से कम टैक्स दें, मगर सरकार का काम ये है टैक्स कलेक्ट करना। सरकार का काम ही यही है, सरकार का काम ही यही जानने का, मैंडेट एक ही है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, हमने पहले ही बात करी थी, मिलिट्री रन करना और टैक्स कलेक्शन। मिलिट्री भी जो है हिस्टोरिकली आउटसोर्स हो जाती है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन, दिस इज ओनली वन जॉब। मगर हमारे भाई ये भी तो मसला है ना कि वो टैक्स मैं अगर गवर्नमेंट को देता हूँ या बिजनेसमैन देता है, तो ये भी तो देखना होगा ना कि हुकूमत रिटर्न में उससे क्या दे रही है। नहीं दे रही है ना, क्योंकि हम हुकूमत कलेक्ट ही नहीं कर रही। आप देखें ना टैक्स कौन देता है हमारा, अगर आप स्ट्रक्चर देते हैं टैक्स का, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं,
ठीक है। तकरीबन 85 से 88% जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आपने अगर बिजली कंज्यूम करी उस पर टैक्स, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उस पर लगा देती है, उस पर टैक्स। कोई भी चीज़ नहीं, वो भी सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, जो कि पैकेज्ड होता है, फॉर्मल तरीके से आ रहा होता है, वो सिलेक्टेड आइटम पे, अच्छा, हर कंजम्पशन पे नहीं है। नहीं जीएसटी तो तकरीबन हर चीज़ पे है। हर चीज़ पे नहीं है जीएसटी। आप आटे पे जीएसटी देते हैं? नहीं, आटे पे तो नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे लूज आइटम लेते हैं, आपने कहीं से मिर्च ले ली, कहीं से आपने हल्दी ले ली, लूज आपने फ्रूट ले लिया, आपने उस पर जीएसटी दिया? नहीं दिया ना। आपने उसी जो पैकेज्ड आइटम है उस पर जीएसटी दिया। उस पर भी बहुत सारे 2 नंबर तरीके हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के, जो कि लोग करते हैं और वो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बनते। तो कोशिश तो लोग हमेशा करेंगे इस चीज़ को अवॉइड करें, मगर दुनिया भर में ये चीज़ हो चुकी है, सक्सेसफुली ये मॉडल आ गए हैं कि यार लोग टैक्स देने, आप टैक्स रिकवरी करवा सकती है। टैक्स टू जीडीपी रेशो जिसको हम बोलते हैं, बहुत बेसिक सा मेट्रिक है, पाकिस्तान में 9 से 10% के दरमियान है, पता नहीं कब से। जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जो साउथ एशियन इकॉनमीज़ हैं या लोअर मिडिल इनकम इकॉनमी, ये सब 16-17% पे चलती हैं। यानी कि वो लोग भी तो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कर पाते? पूरा जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है आपका, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। पूरा जो आपका रियल स्टेट सेगमेंट है उस पर बहुत कम टैक्सेस हैं। आप कहीं भी चले जाएँ, करोड़ों पे घर होंगे, साल का एनुअल टैक्स असेसमेंट देख लें उसका कितना है, बहुत कम होता है। अगर आप इतनी महंगी, दुनिया भर में ये होता है, जितनी महंगी प्रॉपर्टी होती है उतना ज़्यादा उसका टैक्स असेसमेंट होता है, एनुअल टैक्स जो आपने देना होता है। तभी तो इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा है ना, अब कहाँ जाएगा, इनका चलो प्रॉपर्टी में लेकर रख लो। आप उस प्रॉपर्टी पे टैक्स असेसमेंट उसकी बढ़ा दो कि यार इसका 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका साल का टैक्स तुम्हारा 50 लाख रुपये होगा या 20 लाख रुपये होगा, 1% के हिसाब से एवरी ईयर होगा, सब सीधे हो जाएंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आ जाएंगी। अच्छा, हमारे भी एक चीज़ की समझ नहीं आती, देखें प्रॉपर्टी जो है वो एक आम आदमी के किचन को इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर हुकूमत प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक गरीब के किचन पे फ़र्क पड़ेगा। मगर जो हुकूमत गैस पे टैक्स लगाती है, बिजली पे लगाती है, इवन फ्यूल पे लगाती है, तो वो तो डायरेक्टली हिट करता है। तो हुकूमत मतलब हुकूमत के जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी अकल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पर लगाते हैं, ज़रात को लगाते हैं, तो कम से कम वो लोग हिट होंगे ना। जो देखें, बात सारी ये होती है ना कि जो बैठा हुआ है डिसीजन लेने वाला, उनको क्या चीज़ अफेक्ट करती है? उनको बिजली का बिल अफेक्ट करता है, या जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है उस पर जो टैक्स है वो अफेक्ट करता है? उनको वो चीज़ अफेक्ट करती है ना। प्रॉपर्टी पे टैक्स ज़्यादा अफेक्ट करता है तो उस पर वो क्यों लगाएंगे? या एग्रीकल्चर लैंड पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो टैक्स है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है तो उस पर वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट उसी चीज़ में होती है। तो आप देखें ना, पूरा एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है, पूरा एग्जाम्प्ट क्या, बहुत मामूली से वो हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे होता है। पूरा जो आपका होलसेल और रिटेल की जो वैल्यू चेन है, ये वो है आउटसाइड टैक्स नेट काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा खासा आपका पूरा आपका आउटसाइड टैक्स नेट जो है वो काम करता है। ये सारी चीज़ें, एक इकॉनमी पूरी पैरेलल चल रही है जिसमें कोई टैक्सेशन ही नहीं है। टैक्सेशन सिर्फ कंजम्पशन पर है, ठीक है, और कंजम्पशन टैक्सेस जो होते हैं, दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ टैक्स, बिकॉज जो गरीब आदमी होता है उसको सबसे ज़्यादा हिट करते हैं वो। जो जितना कम होगा, जितना वल्नरेबल होगा, उसकी कंजम्पशन जितनी भी होगी, उसका एक सर्टेन पोर्शन वो टैक्स दे रहा होगा, तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम उसके इनकम के मद्दे मुकाबले वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ ज़्यादा होने चाहिए, इनडायरेक्ट कम होने चाहिए। पिछली दफ़ा जब नून लीग की हुकूमत थी 2016-17 में, हर साल एक टैक्स डायरेक्टरी निकलती थी। उसमें एक चीज़ होती थी पार्लियामेंट्री टैक्स डायरेक्टरी, आखिरी में 2020-2021 ये। उसमें अगर आप देखें, आधे जो पार्लियामेंटेरियन है उनका जो टैक्स फाइल किया है वो ज़ीरो है। आधे पार्लियामेंटेरियन ज़ीरो है तकरीबन आधे। अगर प्रोविंशियल और सारी प्रोविंशियल नेशनल असेंबली मिला के तकरीबन 1000 बनते हैं। 1000 में से 450-500 ने या तो फाइल ही नहीं करा या बहुत कम टैक्स फाइल करा है। उनसे ही कुछ जाके पूछ लो आप। वो होता है ना, घर से स्टार्ट करते हो आपने, सबसे पहले वहाँ स्टार्ट करो कि जी आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि एक कैंपेन रन करने के लिए, पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए कितना खर्चा होता है। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, मल्टीपल उससे। आप उनसे तो कम से कम पूछ लो। आप वहाँ से स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमारे भाई ये लोग फिर जाहिर सी बात है खुद नहीं भरते तो किसी को किस मुंह से कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते ना फिर। तो फंडामेंटली प्रॉब्लम फिर वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, जो पॉलिसी बना रहे हैं वही टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा हमारे भाई, ये जो आपकी रिपोर्ट है ये 2011 से लेकर 2023 तक की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसमें जो है आपने कहा है कि जाहिर सी बात है 2011 से अब तक अगर आप डॉलर को देखें तो वो 3x हो चुका है, ठीक है। हमारी आबादी जो है वो 20% बढ़ चुकी है, जीडीपी पर कैपिटा जो है वो गिर चुका है, एक्सपोर्ट वहीं खड़ी हैं, इंपोर्ट भी तकरीबन इंपोर्ट का हाल भी हो रहा है, बढ़ी हैं। तो सर ये तो बहुत वर्स्ट रिपोर्ट कार्ड है। ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड तो वर्स्ट है। पिछला जैसे कि लॉस्ट डेकेड, एक पूरा डेकेड हमने 2 दहाइयाँ हो गई सर, 2 दहाइयाँ हो गई, 2-3 दहाइयाँ हो गई कि आपने लूज करे जा रहे हैं।
अगेन आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है अच्छा, आगे और आप मज़े की बात ये है कि इन 2 दहाइयों में हमारे यहाँ जमहूरियत रही है। कैसी जमहूरियत रही है वो भी एक डिबेटेबल है ना, वो किस किस्म की एक हाइब्रिड जमहूरियत रही है नहीं रही है, वो एक सेपरेट डिस्कशन हो जाता है। मगर देखें बात इसमें सारी ये होती है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ, जैसे कहते हैं ना, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट काम करती हैं। चाइना इज़ अ ग्रेट एग्जांपल जहाँ पे एक वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम में वो उन्होंने प्रोग्रेस करा है, इट इज़ वन पार्टी एंड दैट पार्टी टेक्स द डिसीजन, ठीक है। इसी तरह आप अगर ताइवान देख लें, ताइवान में भी दो पार्टीज़ हैं मेजर, दैट्स इट। आप सिंगापुर देख लें, ठीक है। आप मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे यू विल हैव, जैसे कहते हैं ना, बोथ टाइप्स ऑफ सिस्टम वर्किंग। मलेशिया को आप देख लें, मलेशिया में बेतहाशा करप्शन है, ठीक है, मगर उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, सिस्टम्स हैं, वो अपनी जगह चल रहे होते हैं। वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही तब्दील होते हैं, हर 2-2.5 साल बाद एक बंदा आ जाता है। मातिर मोहम्मद अनवर इब्राहिम आगे पीछे ही होते रहते हैं, पिछले को 25 साल से देख रहे हैं। मगर जो पॉलिसीज़ हैं उनकी, वो पॉलिसीज़ अपनी जगह पर रहती हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क उनका तब्दील नहीं होता। ग्रोथ का जो है वो कहते हैं यार ग्रोथ होने तो बाकी जो चीज़ें करनी है करो, मगर ग्रोथ शुड नॉट बी अफेक्टेड। और यही चीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमहूरियत में ग्रोथ हो सकती है या सिर्फ अथॉरिटेरियन निज़ाम में ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ दोनों में हो सकती है, ग्रोथ हाइब्रिड में भी हो सकती है। ग्रोथ का एम्बिशन और विल होनी चाहिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पॉलिसी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आप अगर आज कोई डिसीजन लेते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, शुड हैव द करेज कि यार अगले 3 साल 5 साल तक आप उसको लेके चलो, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। यहाँ पे होगा पॉलिसियाँ बनाते हो, हुकूमत तब्दील होगी, वो पॉलिसी बिल्कुल आप ये मेरा ख्याल है चार्टर ऑफ इकोनॉमी टाइप की कोई बात कर रहे हैं। आप इसको कुछ भी बोले। एक छोटी मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछली हुकूमत पीटीआई हुकूमत ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट करा था, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे लोगों ने घर बनाए थे और कहते मेरे बहुत अच्छी जानने स्कीम वालों को थी, भी मिला है। बहुत सारे लोगों ने करा था और एक वो अच्छी चीज़ थी, ठीक है। जबकि मैं रियल एस्टेट के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मगर अगर किसी को आप लोन देके उसका एक पर्सनल घर कर सकते हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। और बहुत अच्छी स्कीम थी, वो स्कीम बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते थे। सर पैसे नहीं है तो कहाँ से करेंगे? अगेन वही ना, लोगों के लिए पैसे नहीं है, बड़े लोगों को देने के लिए पैसे हैं। उसमें कितने पैसे लगने थे किसी को भी नहीं पता। लोग बोलते बहुत है पैसे, भाई उसमें कितने लगने थे? कभी हमने ये एनालाइज करा, इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी करी है कि यार लोगों में कितना पैसा लग रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है? हमारे यहाँ जो होता है ना, हम सब्सिडी देते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को, बड़े बड़े ग्रुप्स को हम दे देंगे, ठीक है। जब जैसे किसी छोटे की बात आएंगे, कहेंगे यार इस पर तो बहुत खर्चा हो रहा है, इसको हम कैसे दे दें? तो ये बात सारी होती है कि यार हम लोग क्या उसका इम्पैक्ट देखते नहीं है। कि देखिए, हुकूमत सब्सिडी देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जी सब्सिडी दो ही नहीं, सब्सिडी देना सही है, इट्स फाइन, मगर उससे इम्पैक्ट कितना जनरेट हो रहा है, क्या वो कोई मॉनिटर करता है? कितनी नौकरियां जनरेट हुई, कितनी एक्सपोर्ट जनरेट हुई? अगर नहीं हुआ तो उसको किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। लोगों का वेलफेयर कितना उससे बेहतर हुआ, ये चीज़ अगर हम देखना शुरू कर दें तो हम वो कर देंगे, मगर ये चीज़ हम उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। सही। अच्छा अमार भाई, 2011 में एक पाकिस्तानी के ऊपर 70,000 रुपये कर्ज था और अब जो है वो बढ़कर 3,40,000 रुपये हो चुका है, ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं लिया कर्ज, मेरे ऊपर आपने 3,40,000 रुपये, पब्लिक डेट है, कहाँ से इतना कर्ज? पब्लिक डेट है। हुकूमत ने कर्जा लिया आपको सस्ती बिजली देने के लिए, हुकूमत ने कर्जा लिया आपको सस्ती गैस देने के लिए, हुकूमत ने कर्जा लिया कि आप जो पेट्रोल ले रहे हो, ठीक है, वो अगर उसकी कीमत मार्केट में 300 रुपये थी तो आपको 250 रुपये का दे। ये इन सारी चीज़ों में हुकूमत ने आपके लिए कराई है, मगर आप फिर भी ये कह रहे हो कि यार हुकूमत ने मेरे लिए क्या करा। हुकूमत ने बेसिकली करा ये आवाम के लिए करा, मगर उसने आवाम की एक कैपेसिटी डेवलप नहीं होने दी। हमारे भाई मैंने तो 300 रुपये लीटर भी पेट्रोल डलवाया, तो हुकूमत ने मुझे कहाँ से सब्सिडी दी? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं इसका। पिछले उसमें 2022 के शुरू में आपको याद होगा कि पेट्रोल की ऑयल की कीमतें एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई थी। उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल चल रहा था 130-140 रुपये का, ठीक है। एक्चुअल जो उसकी प्राइस में 200 रुपये होनी थी। जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने जो है सब्सिडाइज़ कर दिया उस पेट्रोल को कि जी हुकूमत पे करेगी हर महीने। इमरान खान दौर की बात, इमरान खान दौर की बात हर महीने तकरीबन 90 से 100 अरब की सब्सिडी दी जा रही थी। 90 से 100 अरब रुपए की सब्सिडी थी उस वक्त, ठीक है। 6 महीने में आप सोच लें कितनी की सब्सिडी दी होगी आपने, सिर्फ उसके लिए 500-550 अरब की सब्सिडी आपने पेट्रोल पे दी। पेट्रोल आपने जला दिया। ये वेल्थ ट्रांसफ़र था इस मुल्क से लोगों से मिडल ईस्ट को, जो कि जहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। ये एक वेल्थ ट्रांसफ़र हो गया। आपने सब्सिडी दी, आप लोगों से टैक्स पेयर से ही लेते हो ना, टैक्स पेयर ने सब्सिडी दे दी। अब आप ये है ना 500 अरब रुपये आपके पास, ठीक है। फैसल भाई को आपने बोला है 500 रुपये क्या करना है,
या तो आप ऐसा करो कि सबको सब्सिडी दे दो अगले 6 महीने तक, ठीक है, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो क्योंकि पैसा ही नहीं है, या आप उसी पैसे से पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हो। कराची में ग्रीन लाइन चलती है, 35 अरब रुपए की लगी थी, आप बोलो करप्शन सब कुछ लगा लोगोगे तब भी 35 अरब में लग गई, 5 अरब की करप्शन हो गई होगी उसमें, 10 की हो गई यार, बहुत ज़्यादा कर लो, ठीक है, लगी तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक पूल अवेलेबल है पैसों का, आप उसका क्या करना चाहते हो? पब्लिक प्रोजेक्ट ऐसे लगाना चाहते हो जिससे आवाम का फ़ायदा हो, या आप उसको वन टाइम सब्सिडी दे के लोगों को खुश कर देते हो ताकि मेरा अगला पॉलिटिकल वो बेहतर हो जाए और वो पैसा ज़ाया कर देते हो? तो ये डिसीजन है लेना। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में कोई भी पब्लिक वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं बेनिफिट के, इसमें लगता है टाइम एग्जीक्यूट करने में, ओवरनाइट आप खड़ा नहीं कर सकते। सब्सिडी आप ओवरनाइट दे सकते हो, आपने बोल दिया कि मैं कल से सब्सिडी दे रहा हूँ, मैंने बोल दिया कल से डॉलर जो है वो 280 रुपये पे रहेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, आपने बोल दिया, सबने तालियां बजाई, मगर उसके बाद जो सत्यानाश होगा वो बंदा होता ही नहीं उस वक्त उस चीज़ को। यानी इन दी एंड वो सब्सिडी भी हमें ही पे करनी है, टैक्स पेयर को करनी होती है। यानी वही कर्ज जो 70,000 था वो 20 सालों में बढ़कर अब 3,40,000 रुपये हो चुका। देखिए ना, एक चीज़ कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट है, कोशिश करूँगा समझाने की। इन्फ्लेशन समझते हैं ना, महंगाई, ठीक है, इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन, आप पहले इस चीज़ को समझ लें, इन्फ्लेशन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। इन्फ्लेशन भी टैक्सेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों होती है? बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ना, किसी भी चीज़ की। या एक कॉफ़ी का मग है, ये कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ यहाँ पे, आप बोलते हो ये एक ही कॉफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, मैं बोलता हूँ फैसल भाई मुझे कॉफ़ी चाहिए, आप बोलते हो कि 1000 रुपये की मिलेगी है, फैसल भाई क्या बात करो, 1000 रुपये की नहीं, कल तो मैंने 500 रुपये पी थे, कहते नहीं बहुत, अभी तो यही है, आपको 1000 रुपये की मिलेगी। इन्फ्लेशन हो गई ना, डिमांड है, सप्लाई एक ही कॉफ़ी की है, ठीक है, क्या हो गया? मेरे पास 2 लोग और भी खड़े हुए हैं, 2 लोग और भी खड़े हुए हैं, आपके पास इन्फ्लेशन है, ठीक है। फिर ये कहते हो आपके पे फरामदा पीछे से आते हैं, वो सबको जो है ना, जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं सबको 1000 रुपये दे देते हैं, ठीक है, सही है, सही है, सबके पास 1000 रुपये अब आ गए, फरामदा गवर्नमेंट है, उन्होंने सबको 1000 रुपये दे दिए, सही है। अब आप क्या कीमत चार्ज करोगे मुझसे? तो ज़्यादा कर दूंगा। अब आप ज़्यादा कर दोगे ना, ज़्यादा क्योंकि आपके बड़े लोगों के पैसे ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा। तो बात सारी ये है कि अगर इकॉनमी में कैश ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, बिल्कुल। जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई किसी चीज़ की कांस्टेंट होगी या स्लोली इंक्रीज हो रही होगी तो आप कीमत भी ज़्यादा होगी, ये होगी आपकी इन्फ्लेशन। बिल्कुल होगी, ऐसा ही है, हुकूमत भी इसी तरह चलती है। हुकूमत ने क्या करा, खर्चे करे जा रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें दे दी, पेंशनें मिल रही हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो किस तरह करके हो रही हैं? बोरो करके हो रहे हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, बोरो करके हो रहे हैं। आइडियल ये होता कि अगर आप टैक्स बढ़ा देते हैं ये मैनेज हो जाता, सही है, ठीक है, मगर अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से कि लोगों के पास कैश ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, कैश ज़्यादा, तो क्या कर रहे हैं, वॉर डिमांड कर रहे हैं, जिससे कीमत बढ़ रही है, सही है। अगर आप टैक्स उस वक्त इंक्रीज़ कर देते तो आपको ये चीज़ देखनी नहीं पड़ती। तो हमारे भाई अगर टैक्स इंक्रीज होता तो वो बर्डन तो आम आदमी पे पड़ता ना, मतलब जो वही तो बात है ना, सैलरीड पर्सन है उसके ऊपर पड़ता। एग्जैक्टली वही वाली बात है ना, टैक्स सब उन पे बढ़ाते जो कि टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, आप सर्किल टैक्स आप उस पे बढ़ाते, आप सर्कल एक्सपेंड करते जो टैक्स कम दे रहा है या जिसको ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही आम आदमी होता है। बिल्कुल सही। आप जिसको बचाना चाह रहे थे उसी को आपने और ज़्यादा वो कर दिया, दबा दिया थ्रू इन्फ्लेशन। अच्छा हमारे भाई मुझे एक बात बताएं आप, ये इस साल हमें 50 अरब डॉलर जो है वो कर्जे वापस करने हैं, सर इतने डॉलर कहाँ से आएंगे? देखिए वापस नहीं करने होते, वो चीज़ रोल ओवर हो जाती है, सबके सब तो काफ़ी हद तक हो जाता है, ज़्यादा बहुत कम होता है जिसको आपने वापस करने हो, तो वो इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। कुछ आपकी एक्सपोर्ट भी होती रहती है, आपने इंपोर्ट थोड़ी रोकी हुई है, पैसे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि जो रीपेमेंट एक्चुअल करनी है वो हो जाए, तो वो चीज़ मैनेज करना मसला नहीं है। मैंने इस 50 में से 15 अरब रुपए सूद है, यानी कि तकरीबन समझ लें कि 25-30% तकरीबन, और वो भी ज़्यादा डोमेस्टिक का वो है ना, तो वो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। मसला मैंने बोला ना, मसला करंट का नहीं है, मसला ये है कि अगर आपको ग्रो करना है उसके लिए आपने और डेट लेना है। सही। हमारे भाई मैं समझ नहीं रहा, 50 अरब हमें देने, हमारे अकाउंट में तो सिर्फ पड़े हुए हैं 8 अरब डॉलर। नहीं वो तो अभी पड़े हुए ना, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट होती रहेगी, इंपोर्ट जाती रहेगी, सही है, ठीक है। तो वो जो मगर इंपोर्ट भी तो होगी, फिर जाएंगी भी नहीं, तो वही कह रहा हूँ ना, एक मैनेज होती रहती है वो साइकिल। अच्छा। 8 पड़े हुए हैं तो डेट रीपे करके 8 पड़े हुए हैं, सही है, रीपेमेंट होनी है उसके हिसाब से पड़े हुए हैं, तो वो चीज़ मैनेज हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि यही 8 है,
साइकिल तो चल रही है ना, साइकिल चल एक्सपोर्ट भी हो रही है, रेमिटेंसेस भी हो रही है, हाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही मगर फिर भी पैसा आ तो रहा है ना। वो ऐसे ऐसे करके पहले रीपेमेंट होती है, जो थोड़े पैसे बच जाते हैं उससे थोड़ी बहुत इंपोर्ट हो जाती है और इसको थोड़ा रोक के रखते हैं। तो हाँ, आपको लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो अरेंज हो वो जाएगी? चीज़ मैनेज हो जाएगी, वो मैनेज होना मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब हम फिर क्या कह सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, कभी भी या डिफ़ॉल्ट खतरा है हमारे ऊपर? डिफ़ॉल्ट हम कभी भी नहीं कर रहे थे, वो एक गलत बात होती है। लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, पिछले साल बहुत ज़्यादा शोर हमारे मचाया भाई था। 3 अरब डॉलर से भी कम रह गए थे। वो रह गए थे मगर वो चीज़ मैनेज हो जाती है बेसिकली। आप क्यों करते, हमारा जो कॉम्पोजिशन है ना डेट का, वो समझना ज़रूरी है। मैंने जैसे बताया पहले, ज़्यादातर से बायलैटरल है, ठीक है, मल्टीलैटरल है, पेरिस क्लब है, ठीक है, ये सारे लोग हैं और कुछ प्राइवेट है। डिफ़ॉल्ट आप तब करते हो जब प्राइवेट जो मनी होता है ना उसको आप वापस नहीं कर पाते। मल्टीलैटरल और बायलैटरल तो मैनेज कर लेते हैं। चाइना है, अब चाइना ये नहीं बोलेगा जी पाकिस्तान ने अगर पैसे नहीं दी मैं डिफ़ॉल्ट कॉल कर दूंगा, कोई बोलेगा यार अभी मुझे वापस कर दो, 2 हफ्ते बाद मुझसे पैसे ले लेना, जो कि होता रहता है, ठीक है, आए दिन होता रहता है, क्यों कहते हैं वापस कर दो, यूएई होता है, वो एक्सटेंशन मिल जाती है, इस टाइप की चीज़ें होती रहती है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं करता है अनलेस कि वो जंग की हालत में हो या कुछ हो, दूसरा चक्कर हो, मल्टीलेटरल का भी। तो ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होती रहती हैं। जो रीपेमेंट का असल इशू आता है उसे प्राइवेट जो इन्वेस्टर होते हैं या प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके उसमें आता है। वो चीज़ आप मैनेज कर लो, तो वो हमारा ओवरऑल एक्सटर्नल डेट का बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट नहीं है कोई। तो यानी कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि ये हुकूमत आ गई है और दोबारा हम डिफ़ॉल्ट की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, फिर अगर ये IMF के पास हम दोबारा जा रहे हैं, तो अगर IMF से हमारा मुआहदा नहीं होता या कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो तब? नहीं हो जाएगा, वो क्यों नहीं होगा मुआहदा, मतलब ऊंच नीच नहीं होती ना हमारे भाई। वो कोई ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि यार गैस को और महंगा कर दो, 400% और बढ़ा दो, पता है वो बढ़ानी पड़ेगी, बिजली और डबल कर दो। उनको भी पता है कि इवेंचुअली मुल्क को चलाना होता है, चाहे जैसे धक्का स्टार्ट करके हो, वो कोई ना कोई किसी एक चीज़ पे अग्री हो जाते हैं। तो वो चीज़ हो जाएगी अनलेस को बहुत ही खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हो जाएं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो कि नॉर्मल नहीं हो, उससे बिल्कुल हो सकता है, वरना ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा हमारे भाई, हमें इतने बड़े डेट क्राइसिस का सामना है, ठीक है, आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये मेरे ख्याल में तो ये बहुत वीक है, तो आपको लगता है कि ये हमारे जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इससे डील कर लेगी और मुल्क को निकाल लेगी इससे? वो तो देखने होगा, शॉर्ट टर्म में तो सब सही हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सही नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोथ करते रहेंगे। वो ना इसी हाल पे स्टेटस को पे अगर चलना है, स्टेटस को पे तो 19-20 करके चलते ही रहेंगे, 1.5-2-2.5% की ग्रोथ आपकी निकल जाएगी, बड़ी बात है, ठीक है। 2.5 से 5 और 5 से 7% पे का जो जंप है वो किस तरह लेना है, असल सवाल वो है। जितनी पॉपुलेशन आपकी पूरी उम्मीद है कि 2% तक हम अचीव कर लेंगे। 2%, 2.5% पे आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो खेचातानी करके इतना तो हो ही जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है कि आपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा पे ग्रो करना है। 2.5% पे तो आपकी आवामी ग्रो कर रही है, आप अगर खुद 2 पे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कमी आ रही है। आप पाकिस्तान जिस स्टेज पर है अभी, कम से कम पाकिस्तान को 5 से 7% पे दरमियान ग्रो करना है अगले 15 से 20 साल के लिए, तब जाके एक स्टेडी लेवल पे हम पहुँचेंगे। सही, मतलब कम से कम 5% तो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। वो 5% किस तरह पहुँचेंगे, असल सवाल ये है। सही, तो इस साल आपको क्या लग रहा है? वैसे प्रेडिक्शन तो मेरे ख्याल 2.5-3% हो जाए, वो नाइदर हियर और देयर, 2% तक हो जाए बड़ी बात है। तो हम में इतनी है एबिलिटी है, आप समझते एबिलिटी बिल्कुल है, बेताशा एबिलिटी क्यों नहीं है आपके पास? देखें इतना लैंड है आपके पास, एक्सेस टू सी है, ठीक है, एक्सेस टू ओशन है, बेताशा एग्रीकल्चर लैंड है, बेताशा मिनरल रिसोर्सेज हैं, मतलब अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस। आप उसके हिसाब से देखें ना, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर लैंड आपके यहाँ बेताशा है, उसको इस्तेमाल सही तरह नहीं करते, वो एक प्रॉब्लम अलग है। एक्सेस टू सी है विच मीन्स कि एक्सपोर्ट आपकी बहुत आसान है। उन ममालिक से पूछें जो कि लैंड लॉक्ड हैं बिल्कुल, जिनके पास एक्सेस टू सी नहीं, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। आपके पास एक्सेस टू सी है, ठीक है, आपके पास बेताशा मिनरल्स हैं, आपके पास कोल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपके पास लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं। तो करने को तो बहुत कुछ है, मगर अगर करना चाहें दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा हमारे भाई, कर्ज़ों पे हम बात कर रहे हैं, हमने ये इतने कर्ज़े ले तो लिए, आपने कहा कि तकरीबन 280 अरब डॉलर हमारे ऊपर कर्ज़ है, तो हमारे भाई ये कर्ज़ गया कहाँ है? हमारे आम लोगों की लाइफस्टाइल में तो मैंने कोई चेंज नहीं देखा, वो तो मतलब कम से कम ही होती जा रही है। फैसल भाई अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा है ना, अगर आप अखराजात देखें हुकूमत के तो बेताशा एक्सपेंस, सबसे बड़ा एक्सपेंस तो हमारा होता है इंटरेस्ट सर्विसिंग, यानी कि जो आप पहले लोन ले रहे थे अब उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आता है मिलिट्री का,
ठीक है, अगेन एक बड़ा मुल्क है, एक बड़े एक सेंसिटिव रीजन में, ऑब्वियसली मिलिट्री के सर्टेन एक्सपेंडिचर होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी बहुत ज़्यादा है, इतना ये बेर मिनिमम है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव एरिया में हो, क्योंकि एक हिस्ट्री आपकी ऐसी रही, यू नीड टू मेंटेन दैट सर्टेन वो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती जी तकरीबन फैसल मैं आपको बताऊँ 800 अरब रुपए का इस साल का सिर्फ पेंशन का बजट है फेडरल का, फेडरल का सिर्फ, जिसमें तकरीबन 563 अरब रुपए जो हैं वो मिलिट्री पेंशन्स हैं और तकरीबन 228 अरब रुपए वो सिविल फेडरल पेंशन्स हैं। अगर इसमें प्रोविंशियल को मैं ऐड कर लूँ, नहीं मुझे एक बात बताएं, ये फेडरल की पेंशन का इतना बजट क्यों है? चले मिलिट्री तो समझ आता है, 18वीं तरमीम के बाद तो सारा सूबों को ट्रांसफर हो गया, वो आएगा ना, वो तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा है इसमें, उसको मैं ऐड कर लूँ तकरीबन 1.5 अरब तक पहुँच जाएंगे, 1.5 ट्रिलियन तक पहुँच जाएंगे, सॉरी। नहीं तो फेडरल के 5 लाख मेरा ख्याल 7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, वो इतने हैं क्यों? पहला सवाल तो ये है। अब ये है ना, वो यही तो मसला है कि अखराजात हमारे ज़्यादा इतने क्यों हैं, स्टेट और इंटरप्राइजेज हमारी इतनी हैं, उसमें लोग होते हैं, ठीक है, लोग फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके पैसे अलग चलते रहते हैं। किसी ने 35 साल की उम्र 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली, जो भी एक सर्विस का पीरियड पूरा करके वो ज़िंदगी भर उसका जो है वो पेंशन उसकी चलती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके थ्रू लोगों की पेंशन जो हैं वो चलती रहती हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम प्रोविंसेस को इसमें ऐड कर लें, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन तक का जो है वो सिर्फ हमारा पेंशन का है। आप इसी हिसाब से लगा रहे हैं, पिछले 1 साल में पेंशन का जो बजट है फेडरल का वो तकरीबन 30% से इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि वो इन्फ्लेशन को मैच करता है। तो आप यही देख लें कि जितनी इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पेंशन किसी भी वक्त कम होगी, कम हो भी नहीं सकती, इवेंचुअली बढ़ती जाएगी। उसको मैनेज किस तरह करना है ये अभी किसी के पास जवाब नहीं है। ये हमारे रेवेन्यू का कितने % बनता है? कुछ ऐसा नंबर है आपके पास? पेंशन सिर्फ अगर देख ली जाए फैसल भाई, इसका पेंशन रेवेन्यू का नंबर तकरीबन कोई आपका 15 से 18% बनेगा। 18% से 15 से 18% जो है वो आपके से पेंशन में चला जाएगा। मतलब देखें 15 से 18% पेंशन में गया और तकरीबन 60% आपने कहा कि वो इंटरेस्ट की सर्विसिंग में गया, तो बाकी बचा क्या? मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगा लें, बाकी जो बचेगा, बाकी सारा काम जो है वो उधार पे करना है। तो आपने खुद ही जो है इसका ब्रेकअप देख लिया। मतलब जिस दिन हमें बाहर से उधार मिलना बंद हो गया तो हम तो भूखे। आप पैसा छाप रहे हैं ना, आप लोकल करनी है, पैसा छाप रहे हैं, जब पैसा छापते रहेंगे और इन्फ्लेशन उससे होती रहेगी। सही। अच्छा ये बताएं कि सर्कुलर डेट के क्या नंबर्स हैं आपके पास? सर्कुलर डेट फैसल भाई देखें ना, अभी आजकल सर्कुलर डेट है तकरीबन 5 ट्रिलियन पे। 5 ट्रिलियन रुपए सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट है क्या पहले? हाँ ये आप जरा बताएं, आसान लफ्ज़ों में हमारे देखने बहुत जो है ना ये मसला होता है, समझ नहीं आता। देखें आपने जो है, या तो इस मुल्क में आप ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम तो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस भी करते हैं। तकरीबन 20% जो कंजम्पशन है हमारी, 20% साइजेबल है, मगर मेरे ख्याल से और बढ़ सकती है अगर पॉलिसी सही हो। तो आपने इंपोर्ट करा, ठीक है, पेट्रोल पंप के थ्रू आपने जो है आगे बेच दिया, ठीक है, सही है। हुकूमत ने ये बोला कि यार पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 रुपये, ठीक है, एक्चुअल मार्केट की कीमत 250 रुपये बन रही है, ठीक है, आपने 250 रुपये इंपोर्ट करा था, हुकूमत ने बोला 200 रुपये जो 50 रुपये जो वो मैं आपको दे दूंगा, सब्सिडी दे दूंगा, ठीक है, आपने बोला सही है। आप वो बेचते रहे मिलियंस ऑफ लीटर्स, ठीक है, हर महीने का बिल बनता रहा। हुकूमत, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-12-15 साल पहले चले थे, हुकूमत ने बोला यार फिक्र नहीं करो, मैं आपको ये चीज़ देता रहूँगा। ये चीज़ स्टार्ट हो रही है 2004-2005 से, मुशर्रफ दौर से, कि जब डॉलर उन्होंने 60 रुपये मेंटेन किया हुआ था और पेट्रोल भी कोई इसी प्राइस पर ही था, ठीक है। एकदम से जब पेट्रोल वो हुआ तो उन्होंने मेंटेन करने के लिए वो इसी तरह सब्सिडाइज करे जा रहे थे। अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, ठीक है। अब वक्त ये आ गया है कि वही अमाउंट जो सब्सिडी का था, इसी तरह पावर प्लांट्स को, यानी कि 200 रुपये तो दे रही थी गवर्नमेंट, पंप वालों को 50 रुपये नहीं दे रही। नहीं, 200 रुपये तो कंज्यूमर दे रहा था ना, कंज्यूमर दे रहा था, जो गवर्नमेंट ने देना था वो नहीं दे रही थी, ठीक है। बिजली में भी आप यही कर लें, बहुत सारी सब्सिडीज थी पहले, हुकूमत ने बोला अभी दे देंगे, थोड़े डिले के साथ पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे बिजली का निज़ाम ऐसा होता है कि बिजली का जो बायर है ऑफिशियल वो मुल्क में एक ही है, वो हुकूमत है, ठीक है। हुकूमत बाय करती है बिजली सबसे और फिर पावर प्लांट्स को पेमेंट करती है, ठीक है। अब पावर प्लांट को पेमेंट वो डिले के साथ कर रही है क्योंकि हुकूमत के पास अपने खुद पैसे नहीं है हुकूमत चलाने के। वो पैसे क्यों नहीं, क्यों वैसे ही उधार पे चल रहे हैं, पावर प्लांट को पेमेंट करने में और उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का एक पूरा सेटअप चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू चेंज आहिस्ता आहिस्ता करके ओवर द ईयर्स ये चीज़ बढ़ती गई। तकरीबन जो पेट्रोल का है ना, ऑयल का जो है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपए है, और इतना ही 2.5 ट्रिलियन जो है वो गैस का है। अब बोले यार गैस का सर्कुलर डेफिसिट कैसे आ गया हमारे पास? आगे घर में गैस का बिल आता है, कितना आता है अभी घर में? अब तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 2-2.5 हज़ार रुपये, तो 2-2.5 हज़ार रुपये हो गया ना, पहले कितना आता था?
पहले तो 300-400-500 300-400-500 आता था ना। अभी भी जो है, अभी इन्होंने कोई बदमाशी करी, जनवरी का बिल जो है इन्होंने कोई फिजिकल कॉपी नहीं आई है मेरे पास, मैं देख ही नहीं पाया वो। अच्छा। फरवरी का आया है, ठीक है। अभी भी जो है ना आपके मेरे घर पे जो गैस आ रही है, ठीक है, वो तकरीबन आ रही है 270-280 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। यानी कि पर MMBTU, गैस का जो यूनिट होता है पर MMBTU होता है। जैसे बिजली में हम यूनिट किलोवाट आवर होता है, kWh होता है, गैस में पर MMBTU होता है, ठीक है। हमारे आपके घर पर जो गैस आ रही है वो 280 रुपये की आ रही है तकरीबन, वो बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ $1। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको गैस मिल रही है कितने की मिल रही है आपको? मुझे नहीं आइडिया। $10 से $11 की। $10 से $11? जी। तो सर्दियों में जो आपके यहाँ गैस शॉर्टेज होती है वो क्यों होती है? क्योंकि गैस की डिमांड बढ़ जाती है हीटिंग के लिए, क्योंकि आपने प्राइस तो वही रखी हुई है। तो मतलब ये सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तकरीबन $10 पर MMBTU की आपको सब्सिडी मिल रही है। जो 250 रुपये का 400 रुपये का बिल आया था, आपका हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये का बिल आना चाहिए था एट मिनिमम, अगर हुकूमत मुझे और आपको सब्सिडी दे रही थी। अब गए ना कहाँ से आ गए पैसे, तो ये जो सब्सिडी है ये सर्कुलर डेट का हिस्सा बन गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जा रहा है। आप जितना सब्सिडी, क्योंकि अभी हमेशा होता है सर्दियों में जो है हम LNG और मंगवाते हैं, वो LNG जो है वो डोमेस्टिक में हम सप्लाई कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी हमने बहुत कम उस पर दी हुई है। तो इस तरह होता ये, जब किसी भी चीज़ की कीमत को आप मार्केट प्राइस के अलावा किसी तरह करके रखते हो ना, उसमें इनएफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। आप ये अज्यूम करें आज से 10 साल पहले हुकूमत गैस की कीमत बढ़ा देती आहिस्ता आहिस्ता करके, ये पिछले को 10 साल से कह रहे हैं अब बढ़ाएंगे कीमत, अब बढ़ाएंगे, आप भी हमेशा ये सुनते आ रहे हैं, वो स्लोली एंड स्टेडली बढ़ा देते। तो फिर आप ऑन अ हाउस होल्ड लेवल एक डिसीजन ले सकते थे कि यार मैं अपना पानी जो है या कुकिंग में गैस पे करूं या बिजली पे करूं। सही है ना? आप एक हाउस होल्ड लेवल पे आप खुद डिसीजन ले लेते हो, मुझ पे छोड़ देते, आप मुझ पे छोड़ देते ना कि यार मैंने अगर गीज़र चलाना है तो वो कितनी देर के लिए गीज़र चलाना है, ठीक है, मैंने अगर चूल्हा जलाना है तो कितनी देर के लिए जाना है। हम AC इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से करते हैं ना, पीक टाइम क्या है, ऑफ पीक क्या है, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं ना। अभी कोई सिस्टम ही नहीं, अंधी में चल रहा है। ठीक है। अच्छा अमर भाई, आपने कहा कि ये 2004 से ज़्यादा ये हालात इस तरह के ख़राब हुए, तो इसके बाद तो फिर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, नून लीग की भी आई, इमरान खान की भी आई, तो इसका मतलब सब कसूरवार है, सब कसूरवार है। किसी ने भी जो है वो मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया। मैं तो एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन सब का फेलियर है ये, कि किसी ने डिसीजन मुल्क के नहीं लिया, अपने आप को सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ज़रूर लिया, मुल्क के लिए नहीं लिया। मगर ये हार्ड डिसीजन है ना। आप गैस की प्राइस बढ़ा दो, लोग बोलेंगे यार क्या बात हुई, गैस की प्राइस बढ़ी, बंदा सही नहीं है, जबकि वो लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल में वो डिसीजन सही है। मगर ये कम्युनिकेट आप किस तरह करोगे? कम्युनिकेशन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना कि यार किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह मैनेज करना है, स्लो एंड स्टडी तरीके से होता है। अगेन वो पॉलिसी की बात हो गई। आपने ये बोलना है कि जी आप इलेक्ट्रिक स्टोव टॉप से मूव हो जाएं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक स्टोव टॉप इस्तेमाल होते हैं, दुनिया भर में घरों में LPG इस्तेमाल होती है। आप बोले कि यार स्लोली एंड स्टडली आप इलेक्ट्रिक स्टोव टॉप से ट्रांजिशन करो खाना बनाने के। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पे तो खाना ही अच्छा नहीं बनता, क्योंकि सस्ती गैस की जो आदत पड़ी हुई हो तो आप इलेक्ट्रिक पे क्यों करोगे? आप इंकरेज करोगे कि इलेक्ट्रिक गीजर्स पे लोग मूव करें। तो बिजली भी तो महंगी है हमारे भाई, इतनी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, एफिशिएंसी की बात है ना। आप कैसे सस्ती हो जाएगी? हमारे बिलों में तो पीक ओवर लग के आ रहा है। मैं आपको बताऊं, इस दौरान आपने ज़्यादा यूज़ की तो हम महंगी अब आप जो है ना, अब बिजली की बात पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। बिजली का आपके घर पे अभी क्या रेट आ रहा होगा? बिजली का आप बिल देखते हो 50 से तो 55 रुपए के आसपास पर यूनिट बनता है। सही है। 55 रुपए में क्या क्या शामिल है? 13 किस्म के टैक्स तो हैं मेरा ख्याल। ठीक है, 13 किस्म के टैक्स है जो मुख्तलिफ ना, फजूल फंड के चार्जेस हैं, टीवी लाइसेंस फी भी है, तो कोशिश करें तो रेडियो की फी भी लगा दें उसमें। अच्छा, मस्जिदों को भी लग के जो बिल आता है उसमें भी टीवी फीस होती है ऑलरेडी। जरूरत ही नहीं है ना, कौन देखता है यार टीवी अब? मतलब टीवी मतलब PTV तो मेरा कोई भी नहीं देखता अब, ठीक है। अभी भी आपने उसको जो है टैक्स मजबूरी के तहत लोग वो दे रहे हैं, ठीक है। मैं भी जिसका बिल 20,000 रुपये आ रहा है वो भी 100 रुपये दे रहा है, जिसका बिल 1,000 रुपये आ रहा है वो भी 100 रुपये दे रहा है। ये जुल्म है ना ये तो। सही बात, सही। तो आपने क्या किया कि 55 रुपये था, 55 रुपये में से आपकी जनरेशन कॉस्ट कितनी है कि यार जो आप बिजली बनाते हो एनर्जी कॉस्ट कितनी है? आपने गैस से बनाई, आपने न्यूक्लियर से बनाई, आपने हाइडल से बनाई, विंड से बनाई, सोलर से बनाई, आप बताएं जनरेशन कॉस्ट कितनी होगी? मुझे अंदाजा नहीं है, वैसे मेरा ख्याल है 40 रुपये 30 रुपये। जनरेशन कॉस्ट 10 रुपये। 10 रुपये 55 में से जनरेशन एनर्जी की जो कॉस्ट है ना, कोर एनर्जी की कॉस्ट वो सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये। एक और बात करते हैं कि जी कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटी पेमेंट बड़ा आपने शोर सुना होगा, इतनी कैपेसिटी पेमेंट, ये ऐसे मुआहदे। पहले ये कैपेसिटी पेमेंट आप समझाएं कि ये है क्या हमारे? अभी सबसे पहले हम देख लें 55 रुपये और 10 रुपये, 10 रुपये एनर्जी है। आप कैपेसिटी पेमेंट पे मेरे लिए तो सरप्राइजिंग है ये जो आप बता रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट पे आप आ जाते हैं। अच्छा, आप सरमायाकारी कर रहे हो किसी मुल्क में,
ठीक है। ठीक है, आपको पता है मुल्क जो है ये टोपी मास्टर है, कुछ ना कुछ जो है ना हरकतें करता रहता है। आप बोलते हो कि यार मुझे सर्टन प्रोटेक्शंस चाहिए कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने बोला आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हम आपको एक गारंटीड रिटर्न देंगे 20% पे इन डॉलर टर्म्स, और जो भी आपके लोन लोगे उसको रीपे भी हम बिजली के बिल के थ्रू करा देंगे। ठीक है, ठीक है, फेयर पॉइंट, 10 साल में लोन रीपे हो जाएंगे, एकदम से प्राइस नीचे गिर जाएगी, दिस इज़ फाइन। इसमें ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजली ना होने से बिजली होना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, अगर पावर प्लांट नहीं होगा, अगर बिजली की शॉर्टेज होगी तो आप क्या करोगे? जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर किस पे चलाते हैं? गैस पे, डीजल पे। डीजल या गैस। हाँ, गैस पे तो चलाना ही नहीं चाहिए, ये भी एक और मसला है, गैस पे जनरेटर क्यों चल रहा है। डीजल पे जनरेटर चलाते हैं, डीजल पे जनरेटर की कॉस्ट तकरीबन 75 से 80 रुपये पर यूनिट पड़ती है। तो 50 रुपये यूनिट बेहतर नहीं लग रहा अब? सही है ना? सही है। तो आपने बोला कि यार ठीक है, इस पावर प्लांट को आप लगा दो, ये सर्टेन प्रोटेक्शंस आपको दे दी। वो जो गारंटीड पेमेंट है रिटर्न की, या जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, ठीक है, या जो इंटरेस्ट की पेमेंट पावर प्लांट की, वो कैपेसिटी पेमेंट में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, वो तकरीबन बनता है 50 में से एक और 10 रुपये या 12 रुपये के हिसाब से बन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटी पेमेंट जो पावर प्लांट लगाया है आपने, वो तो उसकी फीस है, उसका आप पे कर रहे हो, 10 साल में वैसे भी ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है, जो मेजर लोन का कॉम्पोनेंट होता है वो उसमें वैसे ही सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत कहते हैं कि बहुत ख़राब मुआहदे कर लिए। कहते हैं भाई कितने ख़राब मुआहदे कर लिए, 10 रुपये है ना, 10 रुपये 5 रुपये कर लो, बहुत ख़राब मुआहदे करे, 5 रुपये हो जाता। अभी भी कहाँ पहुँच पे, 55 रुपये की प्राइस थी, 50 रुपये पे ही आए ना। ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ा। नहीं तो ये जो कहते हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, उनकी जो फुल कैपेसिटी तो यही है ना, वो तो पेमेंट करना पड़ती है, ये तो खराब है ना हमारे भाई। नहीं, उसमें यही है ना कि आपने तो कमिट किया हुआ है कि हमने लोन को रीपे करना है। अच्छा, जो आपने पावर प्लांट के लिए लोन लिया था, आप उस पर ये तो नहीं बोल सकते कि यार हमारा तो कोई बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो हम लोन रीपे नहीं कर रहे। हाँ, ये बात ये तो नहीं कर सकते ना आप। अगेन वही वाली बात है ना, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आप कर लो या फिर नहीं करो। सही है, या तो फिर आप उसी वक्त मुआहदे में कुछ लिख लेते हैं। ऐसा मुआहदे में ऐसा लिख लेते, कोई करता नहीं ना आपसे। हाँ, बात सारी ये है कि हमें खुद भी समझना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। जितनी वॉलेटिलिटी जब होती है तो उस मुल्क का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब रिस्क ज़्यादा होता है तो इस तरह की चीज़ों पे एग्री करना पड़ता है, ताकि कम से कम सिस्टम चलता रहे और थोड़ा बेहतरी आ जाए। तो अमर भाई, ये एग्रीमेंट्स हुए किस दौर में थे ज़्यादा? ये ज़्यादातर जो है, ये IPP पॉलिसी तो बेसिकली 90 से चल रही है, मगर जो आजकल जो चल रहे हैं वो CPEC के प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर। CPEC के हैं, मतलब ये ज़्यादातर कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो भी इमरान खान से पहले वाला, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मगर उससे क्या हुआ, अच्छा उसमें भी आते हैं ना कि आपने जनरेशन कैपेसिटी तो लगा ली, ठीक, कैपेसिटी चार्जेस आ गए उस पर, वो आपने कर लिया। प्रॉब्लम ये हुई कि आपने कैपेसिटी तो इन्हांस कर दी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई काम नहीं करा आपने। ठीक है, तो पावर प्लांट बहुत सारे लगा दिए जो कि बहुत सारी बिजली बना सकते हैं, मगर वो भेजेंगे किस तरह आपके घर तक? जाने वाली तो एक ही ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन पे आपने काम ही नहीं करा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, तो हम 55 रुपये पे थे, 55 में से 10 रुपये एनर्जी कॉस्ट है, 10 से 12 रुपये कैपेसिटी पेमेंट है। ठीक है, और 55 रुपये का तकरीबन 30% जो है, ठीक है, वो टैक्सेस एंड अदर चार्जेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कमाई तकरीबन 18 से 20 रुपये जो है ना, 15 से 20 रुपये के दरमियान टैक्सेस एंड अदर फीस। कितने हो गए ये? 20 रुपये वो हो गए, 20 रुपये ये हो गए, 40 रुपये ये हो गए, 15 रुपये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस एंड लॉसेस। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो बिजली आपने बना के पावर प्लांट से निकाली आपके घर तक है, मैंने शुरू में बताया कि 20 से 25 यूनिट उसमें से गायब हो गए, जाता है। तो उसकी भी पेमेंट उसी ने बंदे ने करनी है जो कि बिल दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है आपका 55 रुपये का बनता है। तो जो आम एक हाउस होल्ड है या वो इंडस्ट्री है, वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी का पे कर रही है थ्रू हायर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी का पे कर रही है थ्रू टैक्सेस एंड वेरियस चार्जेस। इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर दें तो बिजली के 25 से 30 रुपये हो जाएगी। सही, यानी जो बिजनेसमैन है वो पहले 30% बिजली के बिल पे करेगा, फिर अपनी प्रोडक्ट बनाएगा और उसके बाद जितना टैक्स के जो भी स्लैब्स हैं वो सब पे करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेगा। ऐसा ही तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपेरेटिव होगा? वो कम्पीट कर ही नहीं सकते आप इस तरह। तो यही बात है कि इनएफिशिएंसी का जो है ना, हम हुकूमत की जो इनएफिशिएंसी है उसका खमियाजा लोग देते हैं। जैसे मैंने बात करी, इन्फ्लेशन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स, क्योंकि आप टैक्स दूसरे तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाए, आपने बिजली के बिल को बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई और पूरे एक साइकिल चली और वो एक टैक्स बन गया। और इसमें हो ये रहा है क्योंकि हमारे जो मुआहदे हैं, ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है वो एक डिटरमिन होती है, एक चीज़ होती है कॉस्ट प्लस बेसिस पे।
यानी कि जितनी कॉस्ट है उसके ऊपर एक मुनाफा लगा के आगे दे देंगे। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि बिजली की कीमत तो कॉस्ट प्लस पे आप देते जा रहे हो, मगर 55 रुपये पे कोई बायर ही नहीं है बिजली का, इसलिए आपके पास एक्सेस कैपेसिटी क्यों करेगा। मैंने बताया ना, 6 साल में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है पर बंदे के हिसाब से जो कंजम्पशन है वो बिजली की फ्लैट रही है। इतनी महंगी बिजली को क्यों इस्तेमाल करेगा? अगर यही बिजली सस्ती होगी तो 100% कैपेसिटी पे आप चले जाओगे। इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो हुकूमत में लोग सोचते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं 2/2 के हिसाब से चल लो, 2 + 2 4 हो जाएगा, वो सोचते, मगर वो ये नहीं सोचते 4 रुपये डिमांड गिर जाएगी। सही है, बिल्कुल। अच्छा अमार भाई, इससे तो फिर ये लग रहा है कि IPPs के तो पांचों घी में सर कढ़ाई में। वो हैं बिल्कुल कढ़ाई में, मगर उनको पैसे नहीं मिलते। हुकूमत कैश रिलीज़ नहीं करती ना, जब कैश रिलीज कर देती है तब बिल्कुल वो कढ़ाई में आ जाते हैं। मतलब इसमें बिल्कुल कोई वो शक नहीं है कि कढ़ाई में नहीं, माशाल्लाह अच्छा खासा वो करते हैं, मगर पैसे उनको भी नहीं मिलते हैं। फिर वही वाली बात, आप जैसे चाइनीज़ IPPs के काफ़ी एक मिसाल, मतलब वो एक है, उनके पैसे स्टक रहते हैं हमेशा। अच्छा। कोई आपके मुल्क में क्यों काम करेगा जब उसको पता है कि उसके पैसे 6-6 महीने 8-8 महीने तक फंसे रहेंगे। अच्छा हमारे भाई, ये बताएं कि हम इस तरह की सिचुएशन में फंसे क्यों हैं? क्या ये हमारी 100% नाअहली तो है? क्या हमने अयाशी भी बहुत मारी है? क्या अयाशी करी है? लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। एक है, बहुत एक छोटा सेगमेंट है जो कि ये कर सकता है। कितनी आपने लग्जरी, कौन से कराची के रोडों में कितनी लग्जरी गाड़ी नज़र आ जाती हैं आपको? कोई ऐसी आपको लग्जरी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। लाहौर में आपको थोड़ी बहुत नज़र आ जाएंगी, वहाँ भी स्पेसिफिक एरिया में, मगर 99% ऑफ द कंट्री ने क्या लग्जरी कर लिया? वो तो बेचारे अभी तक कोई दाल फ्राई और चाय पे ही हैं। दाल फ्राई और चाय को आपने लग्जरी बना दिया, ये आपने जुल्म करा। सही, यानी कि जो बेसिक नीड है वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आपने लग्जरी बना दिया। ये जुल्म है। आप देखें ना, आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हैं करीब एक बड़ा स्टोर है, उसमें जितने भी इंपोर्टेड गुड्स रखे हुए हैं फैसल भाई, वो 90% स्मगल्ड है, क्योंकि डिमांड ही इतनी नहीं है कि आप फॉर्मली उसको इंपोर्ट करो। स्मगल्ड गुड्स बहुत ही छोटा परसेंटेज है इस मुल्क का। कोई मेरे हिसाब से 5 लाख हाउस होल्ड हैं, टोटल 5 लाख हाउस होल्ड होंगे जो कि थोड़ी बहुत लग्जरी की वो गुजार लेते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन आज सुबह में क्लास में था अपनी, तो वो कर रहा था 45 मिलियन हाउस होल्ड हैं। 45 मिलियन हाउस होल्ड में से 5 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत लग्जरी का वो कर सकते हैं, विच इज़ अबाउट 1%, दैट्स इट। बाकी 99% कोई लग्जरी नहीं दे रहा। सही। वैसे हमारे भाई, कितनी अजीब बात है ना कि इंडिया की कंपनी टाटा की जो वर्थ है वो पाकिस्तान के टोटल GDP के इक्वल हो गई। आपके लिए सरप्राइजिंग है यार? ये जो ये कंपैरिजन से मैं डिसएग्री करता हूँ। क्यों? ये लोग करते हैं कंपैरिजन इसी तरह। नहीं, हम तो इंडिया से हमेशा वो करते हैं ना कंपैरिजन। बेसिकली मैं बताऊँ इस चीज़ में, इस तरह एक ये है कि एक आजकल कंपनी है अमेरिका में एनवीडिया के नाम से। एनवीडिया बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है सारे। एनवीडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कनाडा के GDP से ज़्यादा हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि कनाडा की इकॉनमी तबाह हो गई? नहीं हुआ ना ऐसा। तो नहीं, हम तो मुकाबला करते हैं ना। नहीं, उसमें बेसिकली अगेन हमने कंपनियों को बढ़ने ही नहीं दिया ना आगे। ठीक है, बात सारी ये है कि हमने कोई ऐसी बड़ी, आप देख लेना, कोई आप बता सकते हैं पाकिस्तान से कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी हो? एक भी नहीं है। नहीं है, आप नाम ले ही नहीं सकते कोई भी आपने अपनी कंपनी को बड़ा होने नहीं दिया। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक सेक्टर टेक्सटाइल को हमने कर करके उसको प्रोटेक्ट करके उनकी बातें सुन के वो एक ऐसे हद तक पहुंचा दिया कि कोई और इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाई। ठीक है, कोई और इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाई, कहीं और सरमायाकारी प्रॉपर हो ही नहीं पाई जिसकी वजह से आप बाहर देख सको, आउटवर्ड लुकिंग हो सको और आप कोई काम बड़ा कर सको। हमने कोई भी ऐसे, कोई नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी कंपनी, एक इंटरलूप में कहूँगा कि वो एक बड़ा सप्लायर है मोज़ो का, होजरी का, बाकी बहुत कम है जो कि कुछ करते हैं। या कोई इनफैक्ट ग्लोबल ब्रांड तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान का। देयर इज नॉट अ सिंगल ग्लोबल ब्रांड जो कि आप बोलोगे यार ये पाकिस्तान बेस्ड ब्रांड है। जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है को किसी वेंडर को अपॉइंट कर रही होती है, कि वो देख रही होती है कि यार जिस मुल्क में काम करो तो उसकी रिस्क असेसमेंट क्या है, वहाँ पे काम कर सकते नहीं कर सकते, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस हैं या नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं आपको, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा ये, कि एक कंपनी थी जो कि यहाँ पे देख रही थी हाइड्रोजन बनाने के लिए, कि यहाँ पे मुख्तलिफ सोलर के थ्रू या मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू वो ग्रीन हाइड्रोजन बना सके और यहीं से वो एक्सपोर्ट करते। ठीक है, मगर उनका जो एक मेजर कंसर्न आया था ना, बोला कि यार यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। काम उसके से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना था, मगर उस कंपनी ने बोला कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, वो मैं उन पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, मगर आपको भी पता है किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक जो की इशू ने बोला कि चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्रेवलेंट है। वो कहते हैं हम ऐसी मार्केट में किसी में काम ही नहीं करना चाहते जहाँ पे ये चीज़ होती है।
बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के अपने सर्टेन थ्रेशोल्ड्स होते हैं कि यार ये काम यहाँ पे अगर होता है तो हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे। वो तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उस चीज़ को मैनेज करते हैं, किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और आ सके। सही। अच्छा अमर भाई, अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे फेडरल एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन के अखराजात हैं वो बर्डन है हमारे ऊपर। तो हमारे भाई एक चीज़ समझ नहीं पाता कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारे मामला तो सूबों को चले गए, तो ये जो 5 लाख की 6 लाख की फ़ौज ज़फ़र मौज है, ये क्या करती है? मतलब ये मिनिस्ट्रीज़ क्या करती हैं? आपको कुछ पता है? नहीं, वो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे आ जानी चाहिए, ठीक है, अभी तक डिवॉल्व नहीं हुई हैं, मगर दे शुड बी डिवॉल्व, ठीक है। और वही है कि कहते हैं ना, हु इज गोइंग टू बेल द कैट, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन मारेगा। छोटी सी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान रेलवे की। पाकिस्तान रेलवे का पेंशन का बजट कितना होगा? मुझे नहीं पता। 50 अरब रुपए। 50 अरब रुपए पेंशंस। पाकिस्तान रेलवे का जो सालाना लॉस है तकरीबन 55 से 60 अरब रुपए होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आप खुद हिसाब लगा लें, ऐसे कितने इदारे मौजूद हैं। अच्छा हमार भाई ये बताएं कि अब ये जिस दलदल में हम फंस गए हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या है? डिस्कशन तो बहुत हो गई, अब हल भी बता के जाएं। हल जो है, सबसे पहला हल है बिजली की कीमत कम करना। सबसे पहला हल वही है, बिजली की कीमत कम करे बगैर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं आ सकती। अगर कम कर दी तो हुकूमत की जो इनकम हो रही है पर यूनिट 20 रुपये या 25 रुपये या 15, वो बंद करवा रहे हैं आप। तो नहीं, फिर तो कहीं और से आपने टैक्स बढ़ाना है ना फिर, और मुश्किल डिसीजन तो अब लेने हैं ना। आप देखें ना, बहुत एक क्लियर कट आपको मैं बात बता दूं कि वो कहते हैं कि यार सोल्यूशन नहीं दे भाई, सोल्यूशन दे देते हैं आप, ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं सारे, ठीक है, ठीक है। लेट्स डू दिस, अगले 10 मिनट जो भी बिजली की कीमत आपने कम करनी है, ठीक है। आप बोलोगे यार हमार कैसे कम करें, फजूल बातें फिर कर रहे हो। 55 रुपये है, 55 में उससे तकरीबन 10 से 12 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं, 25 से 30 रुपये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेस हैं, 10 रुपये कॉस्ट है। कैपेसिटी चार्जेस में से आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो डेट का है, जो आप लोन रीपे कर रहे हो, ठीक है। हुकूमत ने वैसे लोन की गारंटी दी हुई है कि जी कुछ भी हुआ मैं पे कर दूँगा। आपने वो लोन जो है रिस्ट्रक्चर ऐसे करने हैं कि वो लोन हुकूमत के बन जाए और हुकूमत इक्वल दे दे। उससे होगा ये कि जो डॉलर से जो इंडेक्सेशन है ना, अगर रुपया डिवैल्यू होता है तो उस के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं पूछना भूल गया था, ये आईपीपीस को जो हुकूमत पे करती है क्या डॉलर में पे करती है? नहीं, रुपीस में करता है, ठीक है। तो आपने एक तो ये डेट की थोड़ी बहुत सेटलमेंट कर ली कि जो भी डेट है वो हुकूमत के पास चला गया, ताकि कंज्यूमर पे उस डेट का इम्पैक्ट नहीं आए। भाई अगर हुकूमत ने डेट लिया, कंज्यूमर क्यों पे करे यार? बिल्कुल, कंज्यूमर से पूछ के लिया था आपने, और लाइन लॉसेज मैं क्यों पे करूँ? ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ गई, आपने इन्वेस्ट करना है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ट्रांसमिशन आपने बेहतर करनी है ताकि साउथ में जितनी आपकी वो हो रही है वो ऊपर जा सके, सही है। ये चीज़ हो गई। इसी तरह टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस अगर अभी 30% है, 30 में से आप कट करके 20 पे ले आओ, जो 10% का डेल्टा है वो आपने दूसरी जगहों से रिकवर करना है, ठीक है, ठीक है। वेदर दैट इज़ इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर होलसेल रिटेल और थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अभी उसको लेट मिलेगा जो कि नहीं आ रहा है। तकरीबन एक एस्टिमेट है कि जो इनडायरेक्ट जीएसटी की कलेक्शन भी जो है ना, उसमें भी बहुत घपले हैं। अच्छा, अगर सिर्फ उन्हीं को रिमूव करते हैं तो ये आपका सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, बिजली में डेट आपने वो करा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, टैक्सेस उस पर कम करे, टैक्सेस आपने कम करे, वो होलसेल रिटेल से करने इंक्रीज। अगेन इसमें कोई अनोखा काम नहीं है, ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको जो है 10 साल लग जाए। हमारे भाई मेरे ख्याल में तो आपने दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया है कि होलसेल रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करना। दुनिया कोई भी नहीं कर सका अब तक ये, वैसे मैं तो ना शब्बर साहब कर सके, ना इसाक डार कर सके, ना मिफ्ता कर सके। हज़ारों साल से लोग कर रहे हैं ना, हज़ारों साल से सोसाइटी सिविलाइजेशन ये काम तो कर ही रहे हैं। आपने कोई ऐसे कोई पढ़नी लगे हुए हैं, अनोखे नहीं हो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं करोगे तो दिवालिया ही होना है और कुछ नहीं होना, ठीक है। दैट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने वो करना है। बिजली की कीमत आपकी 55 रुपये से होकर 40 रुपये पे 35 रुपये पे आ गई, ठीक है। ये आई कैन मैथमेटिकली शो यू कि ये चीज़ किस तरह होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे होगी, पागल वाली बातें कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उसको आपने एडजस्ट करना है, प्राइवेटाइज करना है। प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, एक टर्की का बड़ा अच्छा मॉडल होता है जिसमें आप प्राइवेट पार्टीज़ को अपॉइंट करते हो एज कॉन्ट्रैक्टर, वो रन करते हैं और जो भी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होती है वो उसको इंसेंटिवाइज करते हो कि यार अगर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा उसका 50% आपका, सही। उसके बाद एक इंसेंटिव होता है कि यार एफिशिएंसी इंप्रूव करो। अभी किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कोई इंसेंटिव नहीं है अपने आप को इंप्रूव करने का, तनख्वाहें आ रही हैं, चल रहा है, गुजारा हुआ ज़िंदगी, क्या टेंशन है, सही, ठीक है। ये आपने बिजली का कर लिया। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इन 12 months,
12 महीने में ये काम हो सकता है, इसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ठीक है। थर्ड में यू हैव द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 रुपये 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। कॉल। ठीक है, आपने वहाँ पे सेटअप करना है थर्ड में या उन एरियाज़ के पास जहाँ पे एनर्जी है, इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क जहाँ पे आप एनर्जी करो। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर और इंडस्ट्री आपने लगानी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, फैसल भाई किधर लग सकती है? कोर कंपोनेंट क्या एक्सपोर्ट का? सी, जहाँ से जाहिर सी बात सी करीब होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सी से 1000 किलोमीटर दूर लगाओगे, क्या वो चीज़ कभी बारे में आएगी? नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है, बस डैमेज आपने जवाब जो है वो खुद ही दे दिए। आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगानी है नियर द पावर सोर्सेज एंड नियर द सी। ठीक है, इसमें एक अलग लेवल पे हम चले जाएंगे, मैं उस पर जाना नहीं जा रहा अभी। तो आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन जगहों पे लगानी है। अभी बोलेंगे हमारे पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कैसे लगाएं, हुकूमत इतना बोरो करती है, पैसा ही नहीं है। उसके लिए आपने करना है डीमोनेटाइज। ठीक है भाई आपने बोलना भाई कोई एमनेस्टी देनी चाहिए। हाँ, 9 ट्रिलियन रुपए हैं। एमनेस्टी का लफ्ज़ जो है लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि IMF को पसंद नहीं है, तो लोगों को पसंद नहीं आता। मगर IMF ये नहीं बोला कि भाई मुल्क चलाना छोड़ दो अगर हमें पसंद नहीं है। हमारे सबसे अच्छा होता है स्केपगोट बना देता है IMF को कि यार इन्होंने बोला था नहीं करो। वो कहता भाई हमने तो बोला ही नहीं था, क्या हो गया, फजूल झूठ बोल रहे हो। सही बात। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर बनाना है डिमोनेटाइज। डिमोनेटाइज में भी लोग काफ़ी वो करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है लोगों की। 5000 का नोट बंद कर दिया। जिसके पास घर पे ज़्यादा कैश होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील करता है, कहता है गरीबों को क्या होगा भाई, किसी गरीब से तो पूछ ले तो क्या होगा यार, उसके बाद तो है ही नहीं कुछ, उसके बाद तो है ही नहीं। टेंशन तुम्हें ज़्यादा है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, टेंशन हमेशा उसी को ज़्यादा होती है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा शोर भी वही लोग मचाते हैं। डिमोनेटाइज करना हमने। डिमोनेटाइजेशन से क्या होगा फैसल भाई कि आपका जितने भी नोट हैं 5000 वाले आप सर्कुलेशन से निकालोगे, ठीक है, और सारी आप डिजिटल कर दोगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप नहीं बोलना है कि भाई ऐसे नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन आप वो करोगे हफ्ते में कर दो, आप बोलो 3 महीने में आप कर दो। जो बैंक में लेकर आ रहा है वो आप ले लो। ठीक है, उससे सोर्स नहीं पूछे, कुछ भी नहीं करो, या आप कुछ भी नहीं करो, आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर दो कि यार ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। सोर्स नहीं मांग रहा, मैं लगा दूँ। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट कर दो वो पैसा, किसका नुकसान हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा ना, फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। जब आप एक कंस्ट्रक्शन की छिचोरी एमनेस्टी दे सकते हो, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कि आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने बेतहाशा पैसा ब्लैक को वाइट हुआ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल हो सकता है। सही है, अच्छा। वो तो बिल्डिंग एक दफ़ा बन गई, फिर क्या करोगे उसका? वो आधी रुकी हुई सारी बिल्डिंग है, वहाँ के पैसे सबके वाइट हो गए, जो आज से 3-4 साल पहले हुआ था। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में ये सब कर दो, ठीक है, सडनली यू विल सी बहुत सारा कैपिटल बैंकों में मूव होगा, बैंकों के चैनल के थ्रू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में होगा। पाकिस्तान नीड्स एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मुराद ये है कि आप कर क्या सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। यू गॉट अ कोस्टल लाइन, बिग कोस्टल लाइन, यू गॉट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लैंड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एग्री लैंड। बेताश आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है, आप उसकी एक्सपोर्ट स्टार्ट करो, आप उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू चेन बनाओ, आप कंपनीज़ को, लोगों को, कैपिटल को इंसेंटिवाइज करो कि यार उस साइड पे जाएं, कि जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस है आप उस पर करो। सही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई। अगेन इंडस्ट्री लगने में टाइम लगता है 2 साल 3 साल। बिजली का मसला हमने सॉल्व करा, ठीक है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन से जो कैपिटल अवेलेबल नहीं था उसका मसला आपने सॉल्व करा, वो 3 साल इंडस्ट्री के लिए वेट किया हमने, ग्रो 2 साल 3 साल। अब आहिस्ता आहिस्ता ना देखें, एक दफ़ा जब वो लोग देखते हैं ना कि यार मूवमेंट हो रही है, तो सडनली एक माहौल भी बेहतर होने लगता है। हाँ, एक दूसरे को देख के लोग आते हैं, एक वाइब भी बेहतर होने लगती है। तो 3 साल आपने वेट नहीं करना होगा, पहले ही से जो है ना उससे वाइब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। फिर एक चीज़ आती है फैसल भाई, सबसे बड़ी हमारी इम्पोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल। सबसे बड़ा इम्पोर्ट हमारा क्रूड ऑयल है। तकरीबन 80% ऑफ क्रूड ऑयल इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट। बिल्कुल, उसमें से तकरीबन 45% इज जस्ट यूज बाय मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स? यस सर, वो तो गरीब की सवारी है। 5 से 6 अरब डॉलर सिर्फ मोटर बाइक्स का हुआ। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या बेहतर रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मोटर बाइक्स? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर रहेगी। हाँ? आप अगर सिर्फ इंसेंटिवाइज कर दो कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 साल सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, कोई रोड नहीं बनेगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। सही है। और उसमें हुकूमत ने कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, दूसरे बहुत ऑप्शन है। आप रूट्स ऑप्शन कर सकते हो कि यार लांडी से लेके यहाँ तक का रूट है,
इस पे इतनी जो है 100 बसें आपने डेली चलानी, उसका होगा। आप अगेन वो हो रही, ये काम ऑलरेडी हो रहे हैं, बस इसको और तेज़ स्पीड से करना है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे उससे क्या होगा, जो पहले नौकरी नहीं कर पा रहा था, ठीक है, या जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव थी, वो लेबर फोर्स में ऐड होगा, ठीक है। जो पहले अगर 300 रुपये 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के दे रहा था, वो अब 200 रुपये दिन के ट्रांसपोर्टेशन के देगा, सेविंग करेगा, और पेट्रोल की कंजम्पशन भी आपकी कम होगी, ठीक है। पब्लिक का वेलफेयर हुआ नहीं हुआ, जिसको नौकरी पहले एक्सेस नहीं था उसको नौकरी, बहुत सारे लोग नौकरी नहीं कर पाते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपने नौकरियाँ लोगों के लिए क्रिएट करें, आपने जो है कॉस्ट कम करी, उसकी सेविंग करी, ठीक, और आपने ऑयल भी सेव कर लिया। आप बताएं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से किसको नुकसान हो रहा है? यार अमर भाई एक चीज़ में मुझे इख्तलाफ हो रहा है आपसे। बोले। ये बताएं कि आप बाइक वाले को क्यों कह रहे हैं वो बस पे आ जाए, आप गाड़ी वाले को बोले ना वो बाइक पे आ जाए। गाड़ी वाला भी बाइक पे आए भाई, बात सारी है जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगी ना तो गाड़ी वाला भी गाड़ी नहीं चलाएगा। अच्छा, मकसद हमारा बाइक वाले को वो करना नहीं है, ठीक है, मकसद ये है कि मैक्सिमम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मूव करना है। अभी आपको आगे जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है, मुझे इसी रोड पे सीधा जाना है 8 किलोमीटर। अगर इसमें एक अच्छी बस चल रही होती, या जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से बस का स्टॉप होता है, बस ही में आता। पूरे यूरोप में आप बस में घूमते हो या ट्रेन में घूमते हो, यही होता है ना। तो वो तो गाड़ी वाला भी करेगा, किसी को शौक नहीं है गाड़ी चलाने का। जितना ट्रैफिक है उसमें किसी को भी शौक नहीं है गाड़ी चलाए और तेल भी ज़ाया करे। जरूरत है कि यार मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर गुड क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो सब वही लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ बाइक वालों की बात नहीं, बाइक वालों की सेविंग है, गाड़ी वालों की भी इसमें सेविंग है, और पेट्रोल की भी सेविंग है। तो ये 4 मुद्दे हैं, ठीक है, जिससे आप बेसिकली यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। बिजली का रेट कम करना है, डिमोनेटाइज करके कैपिटल लेकर आना है, कैपिटल जो आ रहा है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लगाना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना है। सही, यानी कि बिजली का रेट कम हुआ तो इंडस्ट्री लगी, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो पैसा होल्ड हुआ हुआ है वो मार्केट में आया, और फिर जब हमने जो है पेट्रोल पे जो हमने वो कम किया तो इससे ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ। हो गया। आसान है बहुत बोलना, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ममालिक ने यही चीज़ करी है। और अगेन सिर्फ आपके कहता है ना, तो कहता हूँ हमेशा आपको 1.5 से 2 साल चाहिए, फिर अपने आप चीज़ चलना शुरू हो जाती है। मगर वो स्टेप लेना ज़रूरी है, वो काम करना ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। हमारे भाई ये जो अभी आपने लफ्ज़ बोला ना 1.5 से 2 साल, आपको लगता है ये 1.5 से 2 साल हुकूमत चलेगी? वो एक अलग बात है ना, वो तो महीना चले, और साफ सी बात है ये सारे काम करने की कैपेसिटी भी नहीं है इनकी, तो वो छोड़ ही दें। मगर अगर कोई करना चाहे तो ये चीज़ पॉसिबल है। चलें इमार भाई, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आपने सिर्फ मसलों पर बात नहीं की, उनका हल भी बताया, और ये बहुत कम लोग बताते हैं। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात। थैंक यू वैसल भाई, थैंक यू। थैंक यू। ओके बॉस, थैंक यू।